एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जो आज की वीडियो रहने वाली है, जिसका एसएससी एमटीएस 2024 का एग्ज़ाम नहीं हुए हैं, तो आज के हम वीडियो में देखेंगे एसएससी एमटीएस के 30 सितंबर से लेकर 23 अक्टूबर तक के जीके पेपर के क्वेश्चन, जो अभी तक के आपके टोटल पूछ लिए गए हैं 925 प्रश्न। ठीक है। और अभी आपके हो चुके हैं 13 दिन के आपके एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुके हैं। बीच में आपके एग्ज़ाम नहीं भी हुए थे। 13 दिन के नहीं, प्रत्येक दिन आपके 3 शिफ्ट होते हैं, यानी 39 शिफ्ट के आज के हम प्रश्न देखेंगे। मैंने आपको जो है 30 सितंबर से लेकर 18 अक्टूबर तक की आपको मैं वीडियो करा चुका हूँ। अगर आपको देखनी हो तो आप उसको देख लेना, नहीं तो आपको मैं पीडीएफ दूंगा इसमें। इसके नीचे मैं आपको डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, आप वहाँ से इस लिंक को डाउनलोड कर सकते हो। लिंक डाल दूंगा, आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, पीडीएफ को। देखो, काफ़ी स्टूडेंट कहते हैं कि आपकी जो है पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो पा रही है। देखो, पीडीएफ इसलिए डाउनलोड नहीं हो पा रही है, आप जो है ना अपने फ़ोन में एक तो पीडीएफ ऐप डाउनलोड कर लेना, पीडीएफ की ऐप। ठीक है, ये पीडीएफ ऐप डाउनलोड कर लेना। दूसरा, आप गूगल ड्राइव डाउनलोड कर लेना, गूगल ड्राइव। अगर आप उसको डाउनलोड करोगे तो आपको ईज़िली पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, नहीं तो आपको मैं अपना एक व्हाट्सएप नंबर देता हूँ, आप उसमें अगर अगर आपको दिक्कत होगी तो आप मैसेज कर देना, आपको मैं वहाँ भी प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है, 30 सितंबर से लेकर 23 अक्टूबर तक के टोटल 925 प्रश्न। लेकिन आज के हम वीडियो में क्या करेंगे, सिर्फ हम आज की जो वीडियो है उसमें हम देखेंगे 21, 22 एंड 23 अक्टूबर के शिफ्ट में। ठीक है, इनमें पूछे गए प्रश्न आपके जो है, इसके आज हम प्रश्न देखेंगे, क्योंकि आपको मैं ऑलरेडी जो है 30 सितंबर से लेकर 18 अक्टूबर तक की वीडियो करा चुका हूँ। तो आप उसको देख लें पहले, नहीं तो आपको मैं पीडीएफ दे दूंगा। आप इस नंबर पर मुझे, अगर आपको देखो पहले आप देख लेना पीडीएफ डाउनलोड मैं आपको दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक, वहाँ से आप डाउनलोड करना। अगर नहीं हो पाएगी डाउनलोड तो आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, आपको मैं यहीं दे दूंगा आपको पीडीएफ। ठीक है, 8475927328, इस पर आप व्हाट्सअप करना, मैसेज कर देना मुझे, आपको मैं पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है, अगर आपको जब डाउनलोड नहीं कर पाओगे तो, नहीं तो अगर आपको डाउनलोड करनी है तो सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में एक तो पीडीएफ ऐप और एक गूगल ड्राइव, उसको आप डाउनलोड कर लेना। आप इजीली कर लोगे। ठीक है, गूगल ड्राइव, इन 2 ऐप को आप डाउनलोड कर लेना, आप कर लोगे आपको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के हम 21, 22, 23 अक्टूबर के वीडियो देखेंगे। नहीं तो आपको मैंने पहले करा रखी है, आप उस वीडियो को देख लेना, वॉच कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, साथ में जो आपको इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट कराऊंगा ना, वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में अगेन रिपीट बहुत कम चांस है कि बनेगा आपके, लेकिन जो आपको मैं एक्स्ट्रा पॉइंट ये करा रहा हूं ना, इनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम बन रहे हैं। ठीक है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट आपके बीच में एक बंदा बोल रहा था कि काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसे हैं, लेकिन आपको क्या करना है, इनको याद तो करना ही करना है, ये तो खैर है, लेकिन ये आगे आपके रिपीट ना के बराबर होंगे, लेकिन आपको जो एक्स्ट्रा पॉइंट करा रहा हूँ ना, ये आपके एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, इनमें आपको याद करना है, इसको याद करोगे तो ठीक है, लेकिन इनमें से क्वेश्चन आपको देखो, एक क्वेश्चन आपके जो 21 तारीख को बना है, 22 तारीख के एग्जाम में तो नहीं बन सकता है। इस बार के एसएससी एमटीएस में जो क्वेश्चन बने वो अभी तो नहीं बनेंगे, बहुत कम चांस है। 925 में से आपके जो बन जाएंगे, को रिपीट होंगे तो वो आपके हो जाएंगे, 3 क्वेश्चन हो जाएंगे रिपीट। लेकिन जो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट मैं ये करा रहा हूँ, यहाँ से आपके क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं, 6 से 7 क्वेश्चन, नहीं तो आपको जो है 8 से 10 नंबर का फायदा जरूर होगा। लेकिन आपको मैं जो कह रहा हूँ, जितना कह रहा हूँ उतना आप जरूर पढ़ के जाएँ। ठीक है, साथ में आपको अगर फॉलो करोगे तो आप 100% वहाँ अच्छा मार्क्स नंबर लेके आओगे। और जीके आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी होगी कि जीके का पेपर आपका अच्छा कैसा बन रहा है। 8 से 10 ऐसे टॉपिक हैं आपको जो रटने वाले हैं, आपको मैं करा भी रहा हूँ साथ में। ठीक है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाले एसएससी एमटीएस के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, और जिसका एग्जाम हो चुका है, आप अपना आंसर के लगा सकते हो कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं जीके में। और जिसका एग्जाम नहीं हुआ है, आपको जीके में अच्छा करना है, कम से कम 15 नंबर तो आपको लेके आने ही आने हैं जीके में। ज़्यादा नंबर नहीं कह रहा मैं, 15 नंबर। 15 नंबर आप आराम से लेके आ सकते हो। और कैसे लाओगे आपको मैं सारा बताऊंगा इसमें। ठीक है, जीके के कैसे 15 आपको लाने हैं। आपको देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आप पढ़ते होंगे, वो तो सही है। साथ में आपको जो एनालिसिस करा रहा हूँ इनको देखना है, और आपको जो मैं जो कह रहा हूँ उनको आपको याद करने हैं। ठीक है, और इंग्लिश में आपको कम से कम 20 क्वेश्चन सही करने ही करने। और इंग्लिश की भी आपको मैंने वीडियो डाला कि आप कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, वो भी आप देख सकते हो। वो आपको प्लेलिस्ट में एसएससी एमटीएस 2024 आपको प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ जाके आप देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं हम। देखो, 21 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन था, अमृत और विष पुस्तक के लेखक कौन है। तो अमृतलाल नागर। अमृत और विष 1946 में अमृतलाल नागर द्वारा रचित एक उपन्यास है, जिसके लिए 1967 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे कागजी कर कहा जाता है। कागजी कर जो है संपत्ति को कर और उपहार कर दोनों को कहते हैं कागजी कर। संपत्ति कर और उपहार कर दोनों को कागजी कर के रूप में संदर्भित किया जाता है, क्योंकि इन्हें व्यापक रूप से लागू नहीं किया जा सकते हैं और अक्सर करदाताओं द्वारा इनसे बचा जाता है।
संपत्ति कर को एक कागजी कर माना जाता है क्योंकि किसी व्यक्ति के संपत्ति के सही मूल्य का आकलन करना मुश्किल होता है और अक्सर अपतटीय खातों या धन छिपाने के अन्य तरीकों से इससे बचा जा सकता है। उपहार कर उपहार कर भी एक कागजी कर माना जाता है क्योंकि परिसंपत्ति को इस तरह से स्थानांतरित करने से बचना अपेक्षाकृत आसान है जिससे कर लागू नहीं होते हैं। अगर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हो ना, देखो मैं आपको एक सजेशन जरूर दूंगा। आप जिस भी स्टेट से हो, अपने स्टेट के एग्जाम की तैयारी जरूर करना। ठीक है, एसएससी एमटीएस की तो करो सही हो, क्योंकि एसएससी एमटीएस का जो लेवल जीके का है ना, अगर आप अपने स्टेट का दो ना, वो अपने स्टेट का आसान देखोगे। तो इसलिए करो, अगर आप सेंटर के करते हो तो अपने स्टेट के फॉर्म जरूर भरना। ये आपके जो स्टेट लेवल के आपको बहुत काम आएंगे, जो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट करा रहा हूँ। ये अगर आप स्टेट पीसीएस लेवल तक के आपके, क्योंकि स्टेट ने पूछा है कि संपत्ति कर किसे कहते हैं, उपहार कर, ये आपके मेंस में स्टेट पीसीएस, आपके उत्तराखंड के स्टेट पीसीएस के मेंस एग्जाम में बना हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, संपत्ति कर किसे कहते हैं, उपहार कर किसे कहते हैं करके। अगला प्रश्न है, नीति आयोग की रिपोर्ट 2021 के आधार पर बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार कौन सा केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम सबसे कम गरीब है। ठीक है, तो सबसे कम जो गरीब है पांडुचेरी में है। और बहुआयामी रूप से गरीब आबादी का राज्य प्रतिशत यानी सबसे ज़्यादा कहाँ है। सबसे ज़्यादा जो बिहार है नीति आयोग के अनुसार, उत्तर प्रदेश 37, मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान। ठीक है, और सबसे कम कहाँ है, तो पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1905 में अपने बनारस अधिवेशन में स्वदेशी आह्वान को उठाने का निर्णय लिया था। इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। कांग्रेस के प्रस्ताव ने अंग्रेजों द्वारा प्रांत के विभाजन के खिलाफ बंगाल में शुरू किए गए स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया था। काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ मनाए जाते हैं, तो मुंबई महाराष्ट्र। ये तो आपको आसान भी क्वेश्चन है, आपको मैंने करा भी रखा है। अधिकतर क्वेश्चन आपके जो है महोत्सव, इनको याद करो। ठीक है, ये आपको मैं हर बार कहता हूँ, जब मैं आपको सीजीएल का करा रहा था, सीजीएल सीएचएसएल का, जीडी का करा रहा था, देखो एसएससी का पैटर्न तो सेम ही है ना। 8 से 10 टॉपिक को, जैसे आपके महोत्सव हो गया, उत्सव, लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य उनसे संबंधित व्यक्ति, वाद्य यंत्र उनसे संबंधित व्यक्ति, घराने। देखो आर्ट एंड कल्चर, कला और संस्कृति, कला और संस्कृति एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कहाँ, एसएससी का। यहाँ से आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और दूसरा स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स में आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 7-8 क्वेश्चन तो आपके ऐसे ही बन जाते हैं। यानी कला और संस्कृति में आपके क्या हो गया, उत्सव, महोत्सव, व्यक्ति उनसे संबंधित, लोग शास्त्रीय नृत्य संबंधित उनसे व्यक्ति, यानी भारत के शास्त्रीय नृत्य उनसे संबंधित व्यक्ति, वाद्य यंत्र उनसे संबंधित व्यक्ति, घराने, और आपका धर्म के बारे, इनसे क्वेश्चन आपके बनते हैं। अगर आपके पास लूस एंड ऑब्जेक्टिव की बुक है तो उसको आप जरूर पढ़ें। नहीं तो मैंने आपको वीडियो करा रखी है एक लूस एंड ऑब्जेक्टिव की, पूरी एक ही वीडियो करा रखी है, उसको देख सकते हो। नहीं तो अगर आपके पास बुक है तो उसको पढ़ के जरूर जाना। ठीक है, तो स्टार्ट। अगला आपका प्रश्न है, तंदरस खान किस घराने से संबंधित है, तो दिल्ली। कुतुब बख्श, जिन्हें आमतौर पर तंदरस खान के नाम से जाना जाता था, हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा के एक भारतीय संगीतकार थे जिन्हें दिल्ली घराने के एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। दिल्ली घराने के संस्थापक कौन थे, स्थापना की थी सिद्धार्थ धान धाती ने। ये आपको जो एक्स्ट्रा पॉइंट कराना है, ये आपके एग्जाम बन रहे क्वेश्चन, इनको जरूर याद करके आना है। याद क्या करना है, आपको देखने हैं, और आपको साथ में पीडीएफ में आपको दे दूंगा। ठीक है, 1527 में बाबर ने कौन सा युद्ध लड़ा था, तो खानवा का युद्ध। 1527 के खानवा की लड़ाई पानीपत की लड़ाई के बाद मेवाड़ के राणा सांगा और मुगल सम्राट बाबर के बीच लड़ी गई थी। युद्ध में राणा सांगा की हार हुई और बाबर की जीत की ने भारत में नए मुगल वंश के समेकित किए थे। यानी मुगल वंश का संस्थापक कौन था, बाबर। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, 10⁻19 होगा। इलेक्ट्रॉन की खोज करता था जे जे थॉमसन, और जे जे थॉमसन, इन्होंने परमाणु सिद्धांत का किया था, परमाणु सिद्धांत का इन्होंने वो किया था। अनहद सिंह किस खेल से संबंधित, तो स्क्वाश। ये आपके एग्जाम में पहले बन चुका है। ठीक है, आगे पहले बन चुका है, यानी इसी बार के एसएससी एमटी 2024 के। और आपको जब मेरे अगर 30 सितंबर से आप 18 अक्टूबर वाले वीडियो को देखोगे तो आपको उसमें मिल जाएगा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन, फूंगड़ा नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो गोवा। ये भी मैंने आपको करा रखा है। ये अगर आप देखोगे तो आपको मैंने ये भी करा रखे हैं, सारे कुछ क्वेश्चन आपको मैंने करा रखे हैं। इसलिए कहता हूँ कि जो आपको मैं एनालिसिस का वीडियो करा रहा हूँ उनको आप जरूर देखने हैं। फूंगड़ा गोवा का एक लोक नृत्य है जो कोंकण क्षेत्र की महिलाओं द्वारा गणेश चतुर्थी और व्रत जैसे धार्मिक त्योहार के दौरान किया जाता है। अभी आपको दिखा दूंगा। ठीक है, मैंने आपको पहले भी कराया था ये। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था, अपर्णा सतीशन को। विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रक्तस्रावन होता है, यानी रक्त का थक्का नहीं जमता है। विटामिन के सबसे अच्छा आहार स्रोत कौन सा होता है विटामिन के, गहरे हरे पत्ते खाओ, सब्जियां, यानी जो आपके गहरे हरे पत्ते पत्ते होते हैं जैसे पालक, अजमोद,
ब्रोकली, केल, गोभी, ब्रेसलेस, स्प्राउट्स और सलाद सलाद साग। वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ किसने किया था? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, तो केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री द्वारा। अब जो आप मैं एक्स्ट्रा पॉइंट करा रहा हूँ ना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी स्टेट एग्जाम की भी तैयारी करते हो, यूपीएससी भी की तैयारी करते हो, तो ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसमें देखो क्या है, ये आपके बहुत चर्चा में है, इसलिए कह रहा हूँ आपको कि देखो इसमें आपको जो एक एक पॉइंट करा रहा हूँ आपको याद करना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती गांव किफुती, कौन सा किफुती में वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक केंद्रीय परियोजना योजना है। योजना के तहत उत्तरी सीमावर्ती गांवों में समग्र विकास कार्य की किया जाना है, यानी जो आपके जो बॉर्डर एरिया वाले हैं ना, उन गांवों को विकसित करना, क्योंकि वहां से लोग अधिकतर पलायन कर रहे हैं नीचे को। इससे चिन्हित सीमावर्ती गांव में रहने वाले लोगों को एक जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने में मदद मिलेगी, यानी उन्हें जो अच्छा खासा वहाँ रहने मतलब कोई दिक्कत ना हो उनको। ये योजना आवश्यक बुनियादी ढांचे के विकास और 19 जिलों, 46 सीमावर्ती प्रखंड, 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश यानी अरुणाचल प्रदेश, इनको याद करो कौन से 4 राज्य कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश। साथ ही देश के उत्तरी भूमि सीमा के साथ केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, एक लद्दाख आपका जो है केंद्र शासित प्रदेश, जो समावेशी विकास हासिल करने और सीमावर्ती क्षेत्र में जनसंख्या को बनाए रखने में मदद करेगा। गृह मंत्रालय के बयान के अनुसार भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 के लिए दौरान विशेष रूप से सड़क संपर्क के लिए 2500 करोड़ रुपए सहित कुल 4800 करोड़ रुपए के केंद्रीय घटकों के साथ पहल मंजूरी दी है। ठीक है, यानी जो आपके बॉर्डर एरिया वाले हैं उनको विकसित करने के लिए। इसमें कितने 4 राज्य याद कर लो। अगला है, और जिन्हें मुख्य परिणाम का प्रयास किया जाएगा, मतलब इनको आपको क्या करना है, ये आपको क्या आपको अगर किसी मेंस की तैयारी करो तो वहाँ आपको लिखने में फ़ायदा होगा, क्योंकि आपको कुछ वहाँ क्वेश्चन बनेगा कि आपके देखो क्या उनके मुख्य कारण क्या है, यानी आपको उसका वाइब्रेट का क्या रोल है, तो इसका है 12 मास सड़क के साथ कनेक्टिविटी, यानी आपको जो सीमावर्ती उन्हें उनको आपको जो है 12 मास यानी वहाँ अच्छी सड़क बनाई जाए ताकि वो पलायन ना करें। वहाँ पेयजल की फैसिलिटी, मतलब वहाँ कोई, इसका मतलब ये है कि उस आपकी जो बॉर्डर एरिया हुआ वहाँ से पलायन ना हो, इसलिए वहाँ जो है सब कुछ अच्छा करना है। ठीक है, पेयजल 24/7 बिजली, सौर और पवन ऊर्जा पर ध्यान दिया जाना है, यानी आपने देखा होगा कि आपको हर जगह आजकल आपको सौर ऊर्जा वाले ये बल्ब जल रहे हैं। मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी ये होना चाहिए। पर्यटन केंद्र, यानी वहाँ अधिक से अधिक टूरिस्ट जाए। बहुउद्देश्य केंद्र और स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र, यानी वहाँ अच्छा हॉस्पिटल बने, अच्छा वहाँ जिससे लोग पलायन ना करें। देखो लोगों का पलायन करने का मोटिव क्या होता है? जॉब, स्वास्थ्य, एजुकेशन, ये 3 सबसे बड़े कारण होते हैं जो आपके प्लान चल रहा है ऊपर पहाड़ों से, आपको या पहाड़ों से हो गया या गाँवों से हो गया, ये 3 ही होते हैं। अगर वहाँ ये चीज़ हो गया ना, स्वास्थ्य का अच्छा हो जाए हॉस्पिटल, एजुकेशन हो जाए और जॉब का हो जाए, अच्छे खासे वहाँ, या टूरिस्ट हो या आपके कुछ कुछ कंपनी इस टाइप की लगे कि वहाँ, तो ये 3 सबसे बड़े रीज़न हैं। अगर ये तीनों अगर गवर्नमेंट ने ध्यान दिया, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी इधर-उधर जाएगा। जैसे उत्तराखंड में देख लो, इतना पलायन हो रहा है यहाँ से कि जो पहाड़ आधे से ज़्यादा गाँव खाली हो चुके हैं। ठीक है? तो ऐसे आपके जो बॉर्डर एरिया वाले हैं, तभी उत्तराखंड के भी काफ़ी स्टेट ऐसे हैं आपके जो डिस्ट्रिक्ट हैं, वो बॉर्डर जो चाइना बॉर्डर कि हिमाचल प्रदेश आपके जो है चाइना बॉर्डर से लगता है, उत्तराखंड लगता है, अरुणाचल प्रदेश लगता है। ये सारे आपके जो लगते हैं, बॉर्डर एरिया वाले लगते हैं और यहीं आपको जो सबसे ज़्यादा काम करना है। सुबनसिरी किसकी सहायक नदी है? तो ये ब्रह्मपुत्र की है। सुबनसिरी नदी का उद्गम हिमालय से होता है। सुबनसिरी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है। यह असम के लखीमपुर जिले में ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है। अब देखो ये तो आपका हो गया, सुबनसिरी नदी का उद्गम हिमालय से होता है, ये आपकी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी होगी। अब देखो पश्चिमी घाट, एग्जाम आगे बन सकता है आपके। पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत के रूप में भी जाना जाता है। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल और दुनिया में जैविक विविधता के 8 सबसे गर्म स्थानों में से एक है। अनुमूदी चोटी इसकी सबसे ऊंची चोटी है, एग्जाम में आगे बन सकते हैं। पूर्वी घाट भारत के पूर्वी तट के साथ पर्वतों की एक अलग श्रेणी है। जितगड़ा शिखर पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, कौन सी? जितगड़ा। जो एक्स्ट्रा पॉइंट है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी भारत और किसके बीच खेले जाने वाले क्रिकेट सीरीज, तो ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेलने वाले हैं, अभी अगले महीने खेलने वाले हैं बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी। ये जो आपकी बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के बारे में जान लेते हैं हम कुछ। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले एक टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला है। इसका नाम ऑस्ट्रेलिया के एलन बॉर्डर और भारत के सुनील गावस्कर के नाम से रखा गया था। टीमों की संख्या इसमें 2 होती है, यानी भारत और ऑस्ट्रेलिया। वर्तमान में ट्रॉफी धारक जो है भारत 10 बार जीत चुके हैं। सर्वाधिक रन जो इसमें बना रखे जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में सचिन तेंदुलकर ने बना रखा है 3235, और सर्वाधिक विकेट लेने वाले इसमें अनिल कुंबले हैं, ये भी भारत के 105।
और सबसे सफल जो इसमें टीम रही है भारत रही है, 10 बार खिताब जीत रखा है। और पहला इसका जो एडिशन हुआ था संस्करण ये 1996 से 97 भारत में हुआ था। ये हर साल आपके कभी 1 साल ऑस्ट्रेलिया, 1 साल भारत में होता है। प्रारंभ में शुंगों की राजधानी क्या थी? तो पाटलिपुत्र। शुंग राजवंश मौर्योत्तर काल में स्थापित एक प्राचीन राजवंश था। 185 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की गद्दी संभालने के बाद पुष्यमी शुंग द्वारा राजवंश की स्थापना की थी। पुष्यमी शुंग ने किसकी हत्या की थी? चंद्रगुप्त का अंतिम राजा कौन था? वृद्धत। वृद्धत की हत्या किसने की थी? चंद्रगुप्त। वृद्धत की सेनापति पुष्यमी शुंग। ये पुष्यमी जो शुंग था, चंद्रगुप्त का जो अंतिम शासक था वो वृद्धत था। वृद्धत का जो सेनापति था वो था पुष्यमी शुंग ने। पुष्यमी शुंग ने जो है वृद्धत की हत्या करने के बाद फिर शुंग वंश की नींव डाली थी। क्वेश्चन बनता है कि शुंग वंश की नींव किसने डाली थी? पुष्यमी शुंग ने। और किसका सेनापति था? वृद्धत। ठीक है। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, लेकिन बाद में भागभद्र जैसे सम्राटों ने भी पूरी मालवा में बेसनगर आधुनिक विदेशी में दरबार लगाया था। ये आपके एग्जाम बन चुका है कि इसकी राजधानी कहाँ थी करके। देखो ये क्वेश्चन बने आपके, और इससे पहले मैं आपको करा चुका हूँ। सुगवंश में 10 शासक थे जिन्होंने कुल लगभग 112 वर्ष तक शासन किया था। सुगवंश की सबसे बड़ी उपलब्धि में से हुणों की आक्रमण इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हुणों की आक्रमण भारत की रक्षा करना। सुगवंश सुगवंश के प्रमुख शासक पुष्यमी शुंग थे। अग्निमित्र, भगभद्र, देवभूति आदि थे। सुगवंश विभिन्न मिश्रित जातियों के उदय और भारतीय समाज में विदेशियों का एकीकरण था। सुग राजाओं के शासन काल में संस्कृत भाषा को अधिक प्रमुखता प्राप्त हुई थी। जीवमंडल में स्वपोषी जीवों का कार्य क्या होता है? तो ये होते हैं हरे पौधे। जीवमंडल में सपोषी जीवों का कार्य क्या होते हैं? तो हरे पौधे। सपोषी वे जीव जो कच्चे माल और ऊर्जा से अपना भोजन स्वयं बनाने में सक्षम होते हैं, सपोषी जीव कहलाते हैं। उन्हें निर्माता के रूप में भी जाना जाता है। सपोषी ने प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा किया है। हरे पौधे, शैवाल और साइनोबैक्टीरिया सपोषी के उदाहरण हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या होता है? जीवमंडल में सपोषी जीवों का कार्य क्या है? ये होगा यहाँ पर उदाहरण क्या होगा, ठीक है। कार्य या उदाहरण होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम बना था। देखो जो स्टूडेंट मुझे क्वेश्चन देते हैं मैं आपको वही कराता हूँ, ठीक है। देखो क्योंकि एग्जाम मेरा तो होता नहीं वहाँ। जो स्टूडेंट ने मुझे क्वेश्चन दिए मैं सोचता हूँ कि अधिक से अधिक जो आपके जो एक्यूरेट क्वेश्चन है वही आपको मैं कराऊँ। नहीं तो स्टूडेंट जो काफ़ी अलग अलग क्वेश्चन भी देते हैं, लेकिन मैं अधिकतर क्वेश्चन जो आपको जो कुछ क्वेश्चन जो बच्चे आपके जो 3-4 बच्चे आपको सिमिलर क्वेश्चन देते हैं वही मैं आपको कराता हूँ, ताकि आपके जो है देखो देखो 25 क्वेश्चन आपके जो होते हैं एग्ज़ैक्ट तो कुछ क्वेश्चन नहीं हो सकते हैं, क्योंकि देखो वहाँ भी अगर आप पेपर देने जाओगे तो आप पेपर दोगे ना, क्वेश्चन को तो याद करोगे नहीं। तो देखो जो आपके 4 बच्चे जो एक जैसे क्वेश्चन देते हो मैं आपको वो कराता हूँ, और उसका मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करा देता हूँ, ताकि अगर आने वाले एग्जाम में अगर उससे कोई भी क्वेश्चन बने तो आपका गलत ना हो, ठीक है। और एनालिसिस का मतलब ही ये होता है, यानी आप 80% तैयारी आपकी कंप्लीट हो चुके हैं। सिर्फ आपको जो 20% आपको जो ये एनालिसिस देख रहा हो ना, यहाँ से आपको फ़ायदा ये होता है कि एग्जाम पैटर्न क्या चल रहा है, आपको कैसे आगे तैयारी करनी। यानी अगर आप एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हो तो इसे सोचो कि अगर आपका एग्जाम कल परसों नरसों है तो आपके 80% तो एग्जाम की तैयारी हो चुकी है। बस 20% आपको देखना है कि एनालिसिस का मतलब ये होता है कि पैटर्न क्या चल रहा है, ठीक है। पैटर्न आपका वही चल रहा है जो आपका 30 सितंबर का था, वही आपका जो अभी 23 अक्टूबर को भी चला था वही। थोड़ा बहुत क्वेश्चन आपके पहले जनगणना से कम पूछे जा रहे थे, अब जनगणना से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। उत्सव, महोत्सव, लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य ये तो खैर अभी भी पूछे जा रहे हैं, इनमें कोई अगर वो नहीं है। आर्टिकल से आपके हर शिफ्ट पे क्वेश्चन बन रहे हैं, ये चीज़, ठीक है। आपको जो 20% अभी आपको देखना है कि आपका पैटर्न क्या चल रहा है, बस हो गया। क्योंकि अब देखो 48 लाख ने फॉर्म भरा है, 39 लाख ने। आप पता है आपको कि देखो कंपटीशन कितना तगड़ा है, बच्चे तो निकलेंगे, कुछ ही बच्चे निकलेंगे। तो इसका मतलब ये है कि आपको जो है आपको स्मार्ट वर्क करना है। 80% होगी, 20% आपको क्या करना है, जो एग्जाम में आपके बनने वाले हैं उनको अच्छे से पढ़ो आप, जो आपको मैं समझा रहा हूँ मैं, ठीक है। हरे पौधे, शैवाल और साइनोबैक्टीरिया स्वपोषी के उदाहरण है। मुख्य रूप से स्वपोषी दो प्रकार के होते हैं। फोटो ऑटोट्रॉक्स जीव अपने भोजन तैयार करने के लिए सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हैं। कीमोट्रोप्स ऑटोट्रॉक्स वे जीव जो अपना भोजन तैयार करने के लिए रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है आप है सेकंड शिफ्ट का 21 अक्टूबर का। बेगम नूरजहां का पहला नाम क्या था? ये था इनका था मेयर उन निसा, ठीक है, असली नाम। राजा रेड्डी और राधा रेड्डी किस नृत्य से संबंधित थे? तो कुचिपुड़ी नृत्य। ये आपको देखो मैंने करा भी आपको मैं हर बार डेली करा रहा हूँ आपको, ताकि आप इसे भूलो ना बार बार। भरतनाट्यम से रुक्मणी देवी अरुंडल, यामिनी कृष्णमूर्ति, मल्लिका साराभाई, अलमेर वल्ली, मीनाक्षी सुंदरम पिल्ले, कथक से बिरजू महाराज, इनको सब याद कर लेना, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन तो आप याद कर लो, आपका बनना ही बनना है यहाँ से क्वेश्चन। और आपका ये सोचो अगर आपने अच्छे से याद कर लेना, आपका ये क्वेश्चन डन हो गया यहाँ पर। कथकली याद करो सारे, कथकली
आपको मैं अभी तक बता दूँ कि आपके एग्ज़ाम में कौन-कौन से क्वेश्चन बन चुके हैं, ठीक है? रुक्मणी बन चुका है, यामिनी बन चुका है, ये बन चुके हैं, बिरजू महाराज बन चुके हैं, सोना नारायण बन चुका है, लच्छू महाराज बन चुके हैं। इसमें आपका बना है अभी, इसमें से अभी आपके कोई क्वेश्चन नहीं बने कथकली से। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ ये आई थिंक गोपी वाला बन गया शायद, नहीं बना है अभी शायद। इनमें से कोई नहीं बना है अभी तक कथकली से। तो कथकली आपको याद कर लेना है। बाकी उड़ीसी से बन चुके हैं आपके, ये बन चुके हैं, सुंदर मान सिंह बन चुका है। मणिपुरी से दर्शन जौहरी बन चुका है। कुचिपुड़ी से भी बन चुका है आपको, देखो आज के शिफ्ट बना था। देखो यामिनी रेड्डी आपके, देखो यामिनी रेड्डी, अजय राज रेड्डी, ये आगे एग्जाम में आगे बन सकते हो। और सुनिंदर नायर बन चुका है, जतिन गोस्वामी बन चुका है, अनिता शर्मा बन चुका है। इनको याद कर लो ये, ठीक है। ये आपका लोक नृत्य है, ठीक है, ये शास्त्रीय नृत्य नहीं है। छऊ, ये एग्जाम में आपके बन चुके हैं। छऊ नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो पश्चिम बंगाल, ठीक है। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड है, लेकिन ऑप्शन में आपके उसमें पश्चिम बंगाल था, तो आपको पश्चिम बंगाल करना था। ठीक हो गया। आगे प्रश्न है कथकली। कथकली 2 बार आ गया शायद, कथकली 2 बार आ गया है। भूषण पुरस्कार विजेता विक्कू विनायक एक वादक हैं, तो एक घटक किसके हैं? घटम के। ये आपके आगे भी बन चुके हैं। कहाँ? 22 तारीख के एग्जाम में भी आपको बना, 22 या 23 तारीख के एग्जाम में बना हुआ है, लेकिन वहाँ पूछने का तरीका कुछ अलग था। अभी आपको दिखाऊंगा, वहाँ पूछने का कुछ तरीका अलग था। घंटम कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में एक प्राचीन ताली वाद्य यंत्र है। घटम में पीतल, तांबे और लोहे के भराव के साथ प्रभुता मिट्टी के बर्तन होते हैं। घटम की आवाज़ अद्वितीय है और इसे केवल पानी और अतिरिक्त मिट्टी द्वारा थोड़ा संशोधित किया जा सकता है। ये आपके एग्जाम बना हुआ है, ठीक है। ये आपके 21 तारीख के एग्जाम बना हुए हैं। आई थिंक 22 या 23 तारीख के आपके थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन बना हुआ है, लेकिन वहाँ पूछने का तरीका थोड़ा अलग था। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। कब किया था? 13 दिसंबर 1946 को। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को। द बेस्ट मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो संजय खान द्वारा। इनको कुछ याद कर लो, आगे एग्जाम बन सकते हैं। सुनील, रन्स एंड रूइंस, सनी डेज, वनडे वंडर्स, आइडल्स। सचिन तेंदुलकर, प्लेइंग इट माई वे। अभी तक एग्जाम नहीं बना है, इनका एग्जाम नहीं बना है अभी तक, आगे बन सकता है। बैडमैन, सेनवॉन, इयान बोथम, युवराज सिंह, वीवीएस लक्ष्मण, संजय मांजरेकर, क्रिस गेल, बेड मैकुलम। आधुनिक आवर्ती सारणी के किस वर्ग में हैलोजन को स्थापित किया गया था? समूह 17 में। वित्त आयुक्त में कितने सदस्य होते हैं? एक अध्यक्ष और 4 सदस्य। गिद्दा और भांगड़ा किस भारतीय राज्य के लोक नृत्य हैं? तो पंजाब के। आप देखो लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य शास्त्रीय नृत्य, इस साइड शास्त्रीय। देखो लोक नृत्य अलग होते हैं, लोक नृत्य वो होते हैं जो सभी राज्य में होते हैं। शास्त्रीय नृत्य सिर्फ 8 है। भरतनाट्यम, कथकली, कथक, मणिपुरी, सत्रिय, उड़ीसी, ये आपके सारे हो गए क्या? भरतनाट्यम, शास्त्रीय नृत्य जो आपके सिर्फ 8 है। लोक नृत्य वो होते हैं जो सभी राज्यों में अलग अलग मनाए जाते हैं। तो देखो ये हिमाचल प्रदेश की याद कर लो। आगे आपके दिखाता हूँ मैं आगे। उत्तराखंड आपको मैं पीडीएफ दूंगा लास्ट में, ऐसे मत टेंशन मत लो। पंजाब भांगड़ा गिद्दा बन चुका है। हरियाणा, ये हरियाणा, ठीक है। देखो झूमर हरियाणा का है, अगर घूमर पूछेगा तो ये राजस्थान का है। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश कथकली। राजस्थान एग्जाम बन चुके हैं, कालबेलिया, गरबा बन चुके हैं। महाराष्ट्र लावणी बन चुके हैं एग्जाम में अभी। कोली, कालिया भी बना है आपके एग्जाम में। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आगे आपका है झारखंड। देखो ये आपके याद करने डिफिकल्ट हैं आपको। अगर आप देखो एसएससी, एमटीएस, एसएससी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको क्या करना है? देखो 6 महीने पहले से आपको रटना स्टार्ट करना है और पैटर्न समझना है कि पूछ क्या रहा हो। अब अगर आप कल परसों आपका एग्जाम है तो आप तो इतना तो याद कर नहीं सकते हो, मतलब ही नहीं हो जाए आपको याद। और यहाँ से क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। क्वेश्चन इसीलिए बना रहा है कि ताकि आपका जो सारा शिफ्ट जो है मैनेज हो जाए। यानी आपका जो सारा शिफ्ट जो है 8 से 10 टॉपिक अभी में इस टाइप के होते हैं आपको। जो लोक नृत्य कितना देखो, इतने के लोक नृत्य कम नहीं है। हर राज्य में आपके कम से कम 5 से 6 जो आपके फेमस होते हैं। यानी 28 राज्य, तो 28 × 5 लगा लो, इतने हैं आपके हर स्टेट में। लोक नृत्य की बात करो, अभी शास्त्रीय नृत्य उनसे संबंधित व्यक्ति, अभी लोक नृत्य उनसे संबंधित व्यक्ति नहीं पूछते हैं। इसको याद मत करना, लोक नृत्य उनसे संबंधित व्यक्ति मत पढ़ना। शास्त्रीय नृत्य उनसे संबंधित व्यक्ति, जो आपको मैंने ऊपर करवा चुका हूँ, उनसे संबंधित व्यक्ति पढ़ना है। जैसे लोक नृत्य बहुत ज़्यादा होते हैं, शास्त्रीय नृत्य सिर्फ 8 है, उनसे संबंधित व्यक्ति उनको जरूर पढ़ के जाना। जो ऊपर आपको मैं करा चुका हूँ, वहीं से क्वेश्चन बनना है। लोक नृत्य
वही याद करना है जो जैसे आपको मैं कह रहा हूँ बिहार के जटा जतिन इम्पोर्टेंट है। एसएससी जीडी का एग्जाम बना था क्वेश्चन। अभी आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में होने वाले एग्जाम में आपको अगर आप देने वाले हो तो आपको देखना वहाँ काफ़ी फायदा मिलेगा। छऊ पश्चिम बंगाल इम्पोर्टेंट है। ये सारे सारे महत्वपूर्ण है सिक्किम के लिए। मेघालय, असम, बिहू, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ये एग्जाम आपके बन चुके हैं। आगे आपको दिखाऊंगा मैं। मणिपुरी, मणिपुर, ये आगे शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है मणिपुरी। नेक्स्ट है मिजोरम, त्रिपुरा, उड़ीसा, ये भी उड़ीसा भी शास्त्रीय नृत्य है। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य है। कर्नाटक, यक्षगण या यक्षगान। ये गोवा, देखो ऊपर बना है ना आपका गोवा, क्या बना था, फर्स्ट शिफ्ट में बना था आपका फुगड़ी। ये क्वेश्चन बना था आपका फर्स्ट शिफ्ट में। 21 तारीख के सब फर्स्ट शिफ्ट में आपकी बना दी, आपको मैं पहले ही करा चुका था आपको। इसलिए कहता हूँ कि जो आपको एनालिसिस देखते हो ना, जो क्वेश्चन पूछ रखा उसको मत पढ़ो कि दोबारा वो बहुत कम चांस है उसका इस बार बनेगा। मैं ये कह रहा हूँ जैसे आपके 900, मैं आपको 925 क्वेश्चन करा रहा हूँ, उसमें से आपके 3 क्वेश्चन बन सकते हैं जो आपके रिपीट हो सकते हैं बार बार। लेकिन आपको एक्चुअल में क्या पढ़ना है, इनको पढ़ना है जहाँ आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन फंस रहे हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपके आएंगे, ये क्वेश्चन आपके बनने ही बनने हैं। ठीक है, तब कह रहा हूँ मैं आपको, अगर 3 क्वेश्चन आपके रिपीट हो गए और 6 से 7 क्वेश्चन आपके जो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट कर रहा हूँ, अगर आपने ये याद कर ली तो आप 8 से 9 क्वेश्चन जाओगे। तो देखो आपने भी तैयारी की होगी, आप एनालिसिस के भरोसे तो आए नहीं होगे। तो इसलिए कह रहा हूँ आपको सिर्फ 20% जो आपके ना, ये सिर्फ आपका 20% आपका काम करेगा। बाकी आपका कुछ नहीं है, बाकी आपने जो तैयारी जो करनी थी कर लिया। अब तेलंगाना, केरल, केरल कथकली और मोहिनीअट्टम दो के दो शास्त्रीय नृत्य हैं। तमिलनाडु भरतनाट्यम। आगे आपका किस केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय कैरियर शुरू की उस समय रोजगार मंत्रालय द्वारा। भोजन में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए किस विलेय का प्रयोग किया जाता है। आयोडीन विलयन। न्यू लिप्स फॉर ओल्ड लेखी की एक श्रृंखला 1893-94 में थी। इन लेखों के लेखक कौन थे। अरविंद घोष। 37 राष्ट्रीय खेल किस राज्य में शीर्ष स्थान रहा था, यानी 37 राष्ट्रीय खेल में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा था, तो महाराष्ट्र रहा था। और ये हुए थे, ये कहाँ हुए थे, गोवा में हुए थे, गोवा राज्य में हुए थे। ठीक है, 37 जो संस्करण हुआ था गोवा राज्य के विभिन्न स्थानों पर आयोजित किया जाएगा, हो चुका है, मतलब किया जाएगा। तो 2023 में इसमें कुल 43 स्पोर्ट्स में प्रतियोगिता हुई थी, जिसमें से आपके पंजाब जुड़ी पारंपरिक मार्शल आर्ट शैली गतका भी शामिल थी। इंपॉर्टेंट है गतका। पिछला राष्ट्रीय खेल जनवरी 2015 में केरल में आयोजित किया गया था। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल जो आपको आयोजित किया जाएगा वो किया जाएगा उत्तराखंड में। कब। 2025 जनवरी फरवरी के महीने, फरवरी मतलब मार्च के महीने में किया जाएगा। वो अभी 2025 का जो होगा उत्तराखंड में होगा। 38वां। भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीव। क्योंकि अब जो है आपका एक ही बन गया है। पहले दमन दादर और नागर हवेली अलग था, दमन और दीव अलग था, अब जो है एक ही बन चुके हैं। ठीक है। देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो क्रिकेट से। और आपको मैंने ये सारे देखो स्पोर्ट्स का मैंने आपको पूरी वीडियो कराई थी और साथ आपको मैंने पीडीएफ भी दिया था। उसमें आपको कम से कम 1000 क्वेश्चन के आसपास थे। पहला संस्करण जो इसका खेला गया था 1973-74 में खेला गया था। ट्रॉफी का नाम जो है प्रोफेसर डीबी देवधर के नाम पर रखा गया था। उन्हें भारतीय क्रिकेट के ग्रेट ओल्ड मैन के रूप में भी जाना जाता है। क्रिकेट से जुड़ी कुछ अन्य ट्रॉफियां हैं। विजय हजारे ट्रॉफी, गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी, विजयडन ट्रॉफी, दलीप ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, सिकी नायडू ईरानी ट्रॉफी, ये सारे हैं। फुटबॉल से संबंधित जो कुछ ट्रॉफियां हैं, डूइंडे फेडरेशन, संतोष सुब्रता कप, इंडियन आई लीग एंड इंडियन सुपर लीग। टेनिस से हैं डेविस कप, ऑस्ट्रेलियन ओपन एंड फ्रेंच फेड कप। और वॉलीबॉल से संबंधित सेंटिनियल कप, फेडरेशन कप, इंदिरा प्रधान ट्रॉफी, सीयूथी गोल्ड एंड विश्व कप, विश्व लीग, ये सारे वॉलीबॉल से हैं। अगला है मेगास्थनी ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था। 7। भारत में फसल ऋतु कौन सी है, तो खरीफ, रबी और जायद। खरीफ की फसल जो होती है मक्का, चावल, गन्ना, कपास, मूंगफली, हल्दी। रबी गेहूं, सरसों, जौ, मटर, चने, जीरा, सौंफ, धनिया। जायद के खीरा, तरबूज, खरबूज, कद्दू, टमाटर, ये सारे जो होते हैं इसके होते हैं जायद के। या पपीता हो, सूरजमुखी हो, ये सारे जायद के होते हैं। आर्टिकल 51 भारत की संप्रभुता, एकता और डैश को बनाए रखेगा और रक्षा करेगा। ये आपको मैं 30 सितंबर से कह रहा हूँ। आपको मैंने कहा था कि मौलिक कर्तव्य में से आपको कुछ क्वेश्चन नहीं छोड़ना है।
आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो एसएससी की, तो आपको मौलिक कर्तव्य अभी आपके जो हाल ही में सीजीएल का एग्ज़ाम होता है ना सीजीएल का, ऐसा कोई शिफ्ट नहीं था। हर एक आपके जो है जैसे आपके एक दिन में उसमें 3 शिफ्ट हुए थे, तो ये मान के चलो 2 शिफ्ट में तो पूछ ही पूछ रहा था मौलिक कर्तव्य से क्वेश्चन। और यहाँ आपके बनाए देखो इसमें आपको मैं पूरा आपको डिटेल में जानता हूँ, ताकि आपके इस आने वाले एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है? 1976 में संविधान में 42वें संशोधन पारित किया गया था। अन्य बातों के अलावा इस संशोधन में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य की एक सूची शामिल की गई थी। मौलिक कर्तव्य भाग जो 4 के ए और अनुच्छेद 51 के ए के अंतर्गत आते हैं, यह कर्तव्य वैधानिक और कानून द्वारा लागू करने के योग्य नहीं है, लेकिन किसी भी मामले का फैसला करते समय अदालत द्वारा इन्हें ध्यान में रखा जाता है। संविधान मौलिक कर्तव्य हमने यूएसएसआर से प्रेरित करें, यानी हमने जो मौलिक कर्तव्य ले रखा है हमने अमेरिका सॉरी रूस से ले रखा है, ठीक है? ये आपको हो गया यूएसएसआर। भारत के मौलिक कर्तव्य की सूचियाँ टोटल कितने 11 हैं। इनको ऐसे याद करना है आपको, ऐसे ए बी सी डी करके, ठीक है? देखो ए में क्या है, संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों संस्थाओं राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना है, ठीक है? ए में लिखा गया है। कभी एग्जाम में आपसे पूछ लेता है कि बी में क्या लिखा गया है, ये पूछ लेता है कि ये आपके जो बी में कौन सा मौलिक कर्तव्य है, तो बी में है उन महान आदर्शों को सजोना और उनके पालन करना जिन्हें स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित किया जाता है। सी में भारत की संप्रभुता एकता और अखंडता को बनाए रखना, ये आपका एग्जाम बना था। डी है देश की रक्षा करना और आवश्यक पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना, यानी अगर आपको कभी भी देश बुलाए तो आपको जो है जाना है, इस वक्त तत्पर रहना है। धार्मिक भाषाएं और क्षेत्रीय अनुभागीय विविधताओं से परे भारत के सभी लोगों के बीच सद्भाव और समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना, महिलाओं की गरिमा के प्रति अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना है। हमारे समग्र शक्ति की संस्कृति की समृद्धि विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना, जंगलों झीलों नदियों वन्य जीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना और जीवित प्राणियों को प्रति दया रखना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानवतावाद तथा जांच एवं सुधार की भावना का विकास करना। यानी सपोज जैसे आपने बिहार साइड पर देखा होगा, वहाँ अलग अलग कर लेते हैं, कोई कुछ बना देता है, कुछ कोई, तो उसको मतलब प्रेरित करना, ठीक है? सुधार की भावना करना यानी विकास करना, यानी उसको प्रेरित करना। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का त्याग करना। आजकल तो क्या सार्वजनिक संपत्ति की तो कोई रक्षा करता ही नहीं। जहाँ आंदोलन होगी वहाँ कुछ ना कुछ तो जलना है ही है। ये तो आपने देखा ही होगा, भले कोई भी आंदोलन हो। व्यक्ति और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों को उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करना, और ताकि राष्ट्र लगातार प्रयास और उपलब्धि के उच्च स्तर तक बढ़ सके। ये आपके जे में है। और अंतिम में आपका जो के है, ये आपके बाद में जोड़ा गया था। कब? इसको भी देखते हैं हम। जो माता पिता या अभिभावक हैं वह 6 से 14 वर्ष की आयु के अपने बच्चों या जैसे भी मामला हो प्रतिपालन को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, यानी उसे शिक्षा के लिए प्रेरित करना। कितने? 6 से लेकर 14 तक के वर्ष के बच्चों को आयु के। देखो कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। भारत के अलावा जापान एकमात्र लोकतांत्रिक देश है जिसके संविधान में मौलिक कर्तव्य शामिल है, ठीक है? देखो वहां से तो है ही, खैर मौलिक कर्तव्य कहाँ से है? रूस के बाद। लेकिन जो लोकतांत्रिक देश है वहाँ आपके जो कौन सा है, जापान भी है। इन कर्तव्यों का स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश में शामिल किया गया था। मौलिक कर्तव्य किसकी सिफारिश पे किया था? स्वर्ण सिंह समिति, इंपॉर्टेंट, ठीक है? स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति ने की सिफारिश पर केवल 8 मौलिक कर्तव्य थी। एग्जाम में आपके बनता है कि स्वर्ण सिंह समिति ने कितनी सिफारिश की थी? सिर्फ 8 मौलिक कर्तव्य। लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। 96 1976 द्वारा। बाद में 86वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 पारित किया गया था, जिसने संविधान में एक और मौलिक कर्तव्य पेश किया। अब संविधान में कितने होंगे? 11 मौलिक कर्तव्य, ठीक है? यही आपकी जो 6 से लेकर 14 तक के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कराना। और ये आपके आर्टिकल कितने में है? 21 के ए में। 21 के ए में राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार। और आर्टिकल 21 में है राइट टू लाइफ यानी जीने का अधिकार। अगला है फतेहपुर सिकरी में स्थित बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? अकबर ने बनाया था। फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण महान मुगल सम्राट अकबर ने 1575 में करवाया था। अकबर ने गुजरात पर अपनी जीत के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजे का निर्माण किया था। कहाँ पर? गुजरात पर अपनी जीत का। लाल और बलुआ पत्थर से बना और सफ़ेद और काले संगमर के नक्काशी और जड़ाई करके पूर्ण किया गया था। बुलंद दरवाजे के मध्य भाग पर एक शिलालेख अकबर की धार्मिक सहिष्णुता और व्यापक सोच पर प्रकाश डालता है। देख लेते हैं जो अकबर ने बना रखे हैं। आगरा का किला, फतेहपुर सिकरी, बुलंद दरवाजा, हुमायूं का मकबरा और अकबर का मकबरा। अब आपका है 21 अक्टूबर का थर्ड शिफ्ट का, ठीक है? पहला प्रश्न है द हंग्री टाइड के लेखक कौन है? तो अमिताभ घोष। नेक्स्ट है ढुल्ली कुनीथा किस राज्य से संबंधित है? तो कर्नाटक। प्राइड स्कीम कहाँ शुरू की गई थी? केरल राज्य में। जो प्राइड स्कीम थी
केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने 28 जून को एक फेसबुक पोस्ट में प्राइड नामक परियोजना का शुभारंभ किए गए की घोषणा की थी। एग्जाम बन सकता है किससे संबंधित, तो ये है एक शैक्षणिक कार्य के क्षेत्र में, यानी एजुकेशन के क्षेत्र में। इसका ट्रांसजेंडर समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य यह परियोजना सामाजिक न्याय विभाग के सहयोग से केरल नॉलेज इकोनॉमिक मिशन द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। यह प्रोजेक्ट साल 2026 तक 20 लाख लोगों को रोजगार मुहैया कराने की कोशिश का भी हिस्सा है। अगला है, कोयम्बटूर किस राज्य में स्थित है, तो तमिलनाडु में। भारत के किस राज्य में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है, ग्रामीण प्रतिशत। और पूछिए सबसे ज़्यादा ग्रामीण एरिया वाला राज्य कौन सा है, तो हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश सबसे ज़्यादा जो ग्रामीण राज्य वाला है, हिमाचल प्रदेश है। और यहाँ पूछ रखे जनसंख्या का प्रतिशत, तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है पहले नंबर पे है, महाराष्ट्र सेकंड पे, बिहार, पश्चिम बंगाल जनसंख्या के हिसाब से। अंडर 19 एशिया कप 2023 किस देश में हुआ था, यूएई में हुआ था। मूल रूप से टूर्नामेंट पाकिस्तान में होने वाला था, लेकिन बाद में इसे संयुक्त अरब अमीरात में स्थानांतरित कर दिया गया था। बांग्लादेश ने फाइनल में संयुक्त अरब अमीरात को 195 रन से हराकर अपना पहला अंडर 19 एशिया कप खिताब जीता। भारत में सबसे कम वर्षा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में होती है, तो लद्दाख के लेह स्थान पर होती है। मेघालय को भारत में सबसे अधिक औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है। यह मौसिनराम का घर है, जो पृथ्वी में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। कौन सा, मौसिनराम, जिसकी औसत वार्षिक लगभग 11,871 मिलीमीटर है। लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है और यहाँ बहुत कम वर्षा होती है, जो सालाना 100 मिलीमीटर से भी कम होती है। राजस्थान भी एक शुष्क क्षेत्र है, जिसकी औसत वार्षिक वर्षा राज्य भर में काफ़ी भिन्न होती है, लेकिन आमतौर पर कम होती है, खासकर पश्चिमी भाग में। कहाँ पर, राजस्थान के। इसको भी याद करना। अगला है, टीसीएस के 2023 में एमडी और सीईओ कौन थे, के कृतिवासन। हम्पी उत्सव कहाँ मनाया जाता है, कर्नाटक में। हम्पी दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक का एक प्राचीन गांव है, जो आपके 3 से 5 नवंबर को आयोजित किया जाता है। ठीक है, इसका जो आपको है साम्राज्य विजयनगर ने दशहरा उत्सव कर्नाटक की समृद्धि पर संस्कृति को महत्व देते हुए बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। 1986 में हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल पर घोषित किया गया था। कब, 1986 में। कैग का मुख्य कार्य क्या होता है, देखो कैग का जो फुल फॉर्म होते ही होता है कंट्रोल। ठीक है, कंट्रोल नहीं होता, कंट्रोलर होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग का फुल फॉर्म होता है। इसका जो मुख्य कार्य होता है सरकार का लेखा जोखा करना। नियंत्रण महालेखा परीक्षक का यह कर्तव्य है कि वह संघ और प्रत्येक राज्य तथा संघ शासित प्रदेशों की प्राप्तियों और व्यय की लेखा परीक्षा करें। वर्तमान में जो भारत के कैग हैं श्री गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, और आर्टिकल इनका उल्लेख किया गया है कैग का 148 में। नेक्स्ट है, सर 10वां राष्ट्रीय मंडल खेल कहाँ आयोजित किए गए थे, दिल्ली, भारत में। कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कौन की थी, किसने की थी, वीएम चंद्र बनर्जी ने। 1885 में बॉम्बे में अपनी पहली बैठक आयोजित की, जहां वीएम चंद्र बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। और कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, कमेंट करके बताना। ए ओ ह्यूम ने। भारतीय स्वतंत्रता से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुछ अधिवेशन की सूची देख लेते हैं। देखो स्टार्ट कब होता है, 1885 से। पहला अधिवेशन होता है मुंबई में। इसमें जो है वीएम चंद्र बनर्जी इसमें पहले अध्यक्ष थे। और पहले सत्र में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लेते, कितने याद करना है, 72। 1886 में कोलकाता में हुआ था दूसरा। दादा भाई नौरोजी राष्ट्रीय थे, इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, कांग्रेस के दूसरे में। और तीसरे में थे कौन, 1887 में हुआ था, ये हुआ था मद्रास में। इसके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयबजी, और पहले मुस्लिम थे कांग्रेस के जो अध्यक्ष बने थे। 1880 में बने थे इलाहाबाद में। और इसके अध्यक्ष थे जॉर्ज यून। पहले अंग्रेज थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, पहले कौन बने थे, आपको बता चुका हूँ। पहले मुस्लिम कौन थे ये बता चुका हूँ, और पहले अंग्रेज कौन थे, जॉर्ज यून। डोल यात्रा उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, ये भी आपको मैं करा चुका हूँ पहले ही। आपको फिर भी मैं इसमें करा रहा हूँ, ये ऐसे नहीं कि आपको मैंने इससे पहले नहीं करा रखा। अगर आपको 30 सितंबर से 18 अक्टूबर तक की अगर मेरे आप वीडियो देखो ना, आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे। हर एक आपको शिफ्ट में कम से कम 5-6 तो क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन आपको एक्स्ट्रा पॉइंट जो आपको मैं करा रहा हूँ वो याद होने चाहिए। ये नहीं कि डोल यात्रा उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य से है, तो ये आपने पश्चिम बंगाल याद कर तो आपका एग्जाम आ जाएगा ना, ये याद करो। तो आपका एक्स्ट्रा पॉइंट करा रहा हूँ मैं। आंध्र प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल के हैं, गुजरात। नेक्स्ट है, भारत की पहली कपास मिल की स्थापना हुई थी, तो कोलकाता में हुई थी। 1818 में कोलकाता के पास फोर्ट ग्लेस्टन में स्थापित की गई थी, लेकिन यह व्यावसायिक विफलता थी। 1854 में दूसरी बार हुई थी, केजीएन डाबर द्वारा स्थापित की गई थी, और इसका नाम रखा था बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी थी। अब है 22 अक्टूबर के फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट के देखेंगे। ठीक है, पहले है आपके अल्मरल वैली का संबंध भारत के किस शासकीय नीति से है। देखो जिसने मेरे एनालिसिस देखा हुआ 21 तारीख को, आपका सीधे क्वेश्चन सही होना था।
कौन सा नहीं होता? भरतनाट्यम। ये देखो, पहला है आपका क्या है, नेक्स्ट है, बुधकम्मा त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ये भी मैंने आपको करा चुका था, 18 तारीख के 17 तारीख के आपको शिफ्ट में ही करा चुका था मैं आपको। तो तेलंगाना था। ठीक है, तेलंगाना में मनाया जाता है। देखो, हरियाणा में मनाया जाता है तीज। पंजाब ये बन चुका है आपका, आंध्र प्रदेश उगादी, ये आपके बन चुके हैं 2024 में एमटीएस एग्जाम में। लद्दाख ये भी बन चुका है। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का आपका लवणी जो आपका है वो बन चुका है, वो आपको मैंने ऊपर करा चुका था पहले ही। तमिलनाडु बथुकम आज आपके बन चुके हैं। ये ऐसे नहीं कि आपको मैं आज करा रहा हूँ, ये आपको अगर आप मेरे पहले देखोगे ना आप शिफ्ट में 30 से 18 तक के, आपको मैं पीडीएफ दूंगा, उसमें देख लेना, या आप मेरी वीडियो आके वॉच कर लेना, आपको मिल जाएंगे। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको दोबारा देता हूँ, 8475927328। कोई भी दिक्कत हो तो इस पर आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है, मैसेज करना। और आपको मिल जो भी दिक्कत होगी आप बता देना, आपको दी जाएंगी वो भी, जो भी आपको जिस चीज़ की भी जरूरत होगी, जो भी आपको जीके के क्वेश्चन की डिमांड होगी। रानी की वाव कहाँ स्थित है? तो वेयर इज द रानी की वाव लोकेटेड? तो गुजरात में। रानी की वाव का निर्माण सरस्वती नदी के तट के पास होता है। कहाँ पर? सरस्वती नदी, याद करना है। गुजरात राज्य के पाटन जिले में स्थित है। रानी की वाव भारत के गुजरात राज्य में पाटन में स्थित प्रसिद्ध बावड़ी है, जिसका निर्माण चालुक्य वंश के शासन के दौरान हुआ था। 1980 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इसे दोबारा खोज निकाला। 2014 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत वर्ग में सूचीबद्ध किया गया था। देखो, एक चीज और याद रखना, एसएससी एमटीएस ने वही क्वेश्चन पूछा जो हाईलाइट है। स्पोर्ट्स से पूछो तो स्पोर्ट्स से वो क्वेश्चन बन रहे हैं, ऐसे ओलंपिक हो गया, वर्ल्ड कप हो गया, T20 वर्ल्ड कप, ओडीआई वर्ल्ड कप, या एशिया कप, जो बड़े इवेंट हैं उनके बारे में पूछ रहा है। और वैसे ही आपके जो शास्त्रीय नृत्य उनसे पूछा है, जिनको या तो साहित्य पुरस्कार मिला है, या पद्मश्री मिला है, या पद्म भूषण मिला है, जिनको अवार्ड मिला है, बड़ा अवार्ड, तो उनसे आपके एग्जाम बन रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी पूछ ले रहा हो। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जरूर कहूँगा कि बुक वो कहीं से भी उठा ले रहा। अब बुक आप नहीं पढ़ सकते हो भैया, आपको आ गया बुक ठीक हुआ, नहीं तो इनको ज़बरदस्ती मत करना। जो आपको मैं कर रहा हूँ बुक वो ठीक है, जो आपको मैंने करा चुका हूँ उनको पढ़ लो, बाकी आप बुक के बारे में मत सोचो, बुक थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है ही। एम एंड द बिग होम उपन्यास के लेखक कौन है? अब देखो, जेरी पिंटो ये आपके हैं। इनको भी हिंदी में साहित्य पुरस्कार मिला था। ऐसा मैं वही तो कह रहा हूँ, क्वेश्चन पूछ वही रहा आपसे जिनको अवार्ड मिला है, कुछ साहित्य अवार्ड मिला है, या आपको पद्म भूषण पद्मश्री मिला है, अधिकतर क्वेश्चन आपके वही बने हैं अभी तक मैंने आपको जो दिखाए। लेकिन फिर भी आप उतना याद करना, तो इसलिए करो ना, कुछ 6 महीने पहले से आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि पेपर का पैटर्न क्या चल रहा है। पैटर्न किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो ना, उसका पैटर्न जरूर पकड़ना, आपने फॉलो करना है। अगर आप उसका पैटर्न फॉलो करोगे ना, यानी आपका 80% एग्जाम आपका वहीं पर सॉल्व हो गया। 80% बस आपको क्या करना है, पढ़ाई करनी है। 80%, अब 20% जो है आपका, देखो हर बार बदलता है पेपर। ऐसा नहीं कि पेपर तो खैर बदलेगा ही बदलेगा, ये नहीं कि जो आपको पुराना पैटर्न है सी में चलेगा। लेकिन 80% आपके जो है पेपर पुराने पैटर्न में चलेगा। लेकिन 20% ऐसा होगा कुछ उसने अलग दिया हुआ है। नहीं तो अगर 20% देगा तो फिर तो कट ऑफ हर बार हाई चली जाएगी। तो वो आपको जो मैनेज करने के लिए पेपर को, यानी आपका जो पेपर टफ ना हो, ईजी ना हो, मॉडरेट पेपर हो, तो इसलिए 80 क्वेश्चन आपको जो पुराने पैटर्न पर चलते हैं, और आपके 20% जो होता है आपके नए क्वेश्चन कुछ अलग टाइप के करना चाहता हूँ। देखिए, ये चीज़ आप किसी भी एग्ज़ाम की क्यों ना हो, सिर्फ एमटीएस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अभी अगर आपका आरपीएफ कांस्टेबल का होने वाला हो, या एसएससी जीडी की अगर आपकी एज है तो आप उसको देने वाले हो, या किसी और एग्ज़ाम की तैयारी करो, या आप स्टेट एसएससी की तैयारी करने वाले हो, ठीक है? तो शराब उत्पादन और ब्रेड बनाने दोनों में क्या उपयोग किया जाता है? व्हाट इज़ यूज़ इन बोथ वाइन प्रोडक्शन एंड ब्रेड मेकिंग? तो खमीर, इंग्लिश से बोलते से यीस्ट। खमीर का उपयोग शराब और बियर जैसे मादक पेय पदार्थों के निर्माण में किया जाता है। इसका उपयोग ब्रेड के उत्पादन में किया जाता है। इसका उपयोग मनुष्य के लिए पोषक तत्व पूरक के रूप में भी किया जाता है। और 2011 की जनगणना आपको छोड़नी नहीं है। अब आपकी जो आपकी शिफ्ट आ रहा है, आपके इनमें से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, हर शिफ्ट में एक ही दो दो क्वेश्चन। भारत 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के 10 की वृद्धि दर लगभग कितनी थी? और अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस ऑफ इंडिया, द डेकेडल ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया वॉज अप्रोक्सीमेट वट? तो 17.7%। 31 मार्च 2011 को जारी अंतिम रिपोर्ट के अनुसार भारतीय जनसंख्या 17.70% की 10 की वृद्धि के साथ बढ़कर 1.21 अरब हो गई है इन 2011 के अनुसार। और वयस्क जो साक्षरता थी 9.21 से बढ़कर 74 हो चुकी है। जनगणना का आदर्श वाक्य था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। तो 11 की जनगणना जो थी 15 नंबर की थी। ठीक है, 2015 की जो जनगणना थी 15 नंबर की थी। अगर स्वतंत्रता की बात पूछे तो 7वें नंबर। अगर
70 से पूछ 72 से बोले, 71 से बोले तो 15 नंबर की, और अगर आ जाती की बात की बोले तो 7 नंबर की। देखो ये देख लो एडिशन इन्फॉर्मेशन, यानी 2011 की जनगणना। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, तो देखो ये आपकी 2011 की जनगणना के अनुसार है, ठीक है। 2011 में जो थे कितने थे उस वक्त, 28 राज्य थे, और उस वक्त थे 7 केंद्र शासित प्रदेश। फिर उसके बाद 2014 में तेलंगाना बना, 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश बन गए थे। बाद में 2019 में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना, तो 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश बन चुके थे। और उसके बाद 2020 में जो आपका है दादरा नागर हवेली दमन दीव मिलकर एक ही बन चुका है। तो फिर आपके हो गया अभी वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, वर्तमान में इतने हैं। क्योंकि 2020 के फरवरी में दमन दीव और दादरा नगर हवेली को मिला दिया गया था, तो एक ही बना दिया केंद्र शासित प्रदेश। तो अभी वर्तमान में 28 + 8, जिलों की संख्या 614, लेकिन अभी वर्तमान में ज़्यादा है, 2011 के अनुसार है। गाँवों की संख्या, कुल जनसंख्या और बाल लिंग अनुपात याद कर लो 919, और ग्रामीण में 923, शहर में 905। लिंग अनुपात जो है कहीं आपको जो है 943 देखने को मिलेगा। अधिकतर मुझे लग रहा है 943 सही होगा, इसे आप करेक्ट करना। कहीं आपको 940 में मिलेगा तो आप देख लें कि ऑप्शन में क्या देगा। अगर 943 दिया होगा आपको, तो 940 दिया होगा या तो 943 दिया होगा, जो भी दिया होगा आपको उससे करेक्ट कर देना। अगर आपको दोनों की दो तो नहीं दिया जाएगा, दो की दो दिया जाएगा, तो आप 943 करोगे। फिर जनसंख्या का घनत्व है 382 व्यक्ति पर किलोमीटर। 2001 से 2011 तक 10वीं की जनसंख्या वृद्धि दर 17.64%। साक्षरता दर 74%। भारत में विश्व की कुल जनसंख्या 17.5। भारत की जनसंख्या अब किस संयुक्त जनसंख्या से अधिक है, यानी कितने, अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान और बांग्लादेश से ज़्यादा है। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य है। केंद्र शासित प्रदेश है। शीर्ष 5 साक्षर राज्य, केरल, लक्षद्वीप। एग्जाम आपके बन चुके हैं, सबसे ज़्यादा किस राज्य का है और सबसे ज़्यादा किस केंद्र शासित प्रदेश का है, तो लक्षद्वीप का। उच्चतम लिंगानुपात, केरल, पुडुचेरी। न्यूनतम, दमन दीव और दादरा नगर हवेली। शीर्ष 5 अत्यधिक घनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली, चंडीगढ़। शीर्ष 4 अत्यधिक घनत्व वाले राज्य, बिहार। भारत में शीर्ष 4 अत्यधिक जनसंख्या वाले राज्य, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल। शीर्ष 5 सबसे कम जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार। इनको याद कर लो, ठीक है। एम ए चिदम्बरम स्टेडियम कहाँ स्थित है, वेयर इज एम ए चिदम्बरम स्टेडियम लोकेटेड, तो तमिलनाडु राज्य के चेन्नई में है। आपने चिपॉक सुना होगा नाम, अगर आप आईपीएल देखते होंगे तो। महेंद्र सिंह धोनी का गढ़ कहते हैं। तो चिपॉक के नाम से मशहूर इस जगह पर पहला टेस्ट मैच 1933-34 में डगलस जार्डीन के इंग्लैंड और सीके नायडू भारत के बीच खेला गया था। लंबे समय तक चिपॉक में टेस्ट मैच पोंगल त्योहार का पर्याय बन गया था। इस जगह पर कई रिकॉर्ड बने हैं। ये भी एग्जाम आपके बनता है एग्जाम में कि पोंगल किस राज्य का त्योहार या फेस्टिवल है, तो तमिलनाडु। और एग्जाम में ये भी बनता है कि पोंगल त्योहार किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो फसल के उपलक्ष्य में। ये दो के तो बने हुए हैं, सीएचएसएल के एग्जाम में, इसलिए आपको बता रहा हूँ मैं। काल बैसाखी को किस राज्य में बोडिसिला के नाम से जाना जाता है, तो असम में। देखो काल बैसाखी कहाँ मनाया जाता है, काल बैसाखी अलग है, और आपका जो है इसे किस राज्य में क्या नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन अलग हो गया। तो मार्च से अप्रैल तक होने वाली बारिश या पूर्व मानसून में वर्षा को पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी और केरल में कॉपी सावर के रूप में जाना जाता है, ठीक है। काल बैसाखी क्या है, तो पश्चिम बंगाल। अब इसने क्वेश्चन क्या बने हैं, काल बैसाखी को किस राज्य में बोडिसिला के नाम से जाना जाता है, पूछा है, ठीक है। और केरल में इस आपको जो है पूरे मानसून वर्षा के रूप में, जो आपको देखो जो पूरी मानसून होती है, यानी आजकल आपको चल रही है, पता है आपको। अभी आपको जो पूरी मानसून अब जो है नॉर्थ से साउथ की ओर जाती है, अब जो पूरी मानसून होती है आजकल आपकी जो है पश्चिम बंगाल से होते हुए असम को जाएगी। तो इसे आप आजकल के जो आपको कहते हैं पूरे मानसून कहते हैं, पश्चिम बंगाल में तो कालवैसा के नाम से आता है, और आप वो धीरे धीरे नीचे साइड को जाएगी तो दक्षिण साइड को उसे कहते हैं कॉपी सावर। ये आपके सीडीएस एग्जाम बन चुका था, सीडीएस एग्जाम में यूपीएससी कराती है, सीडीएस कंबाइंड डिफेंस सर्विस में, कि जो आपकी पूरी मानसून होती है उसे केरल में किस नाम से जाना जाता है, तो कॉपी सावर। काल बैसाखी हवा बिहार झारखंड क्षेत्र से निकलती हैं, पूर्व की ओर बढ़ती हैं और पश्चिम बंगाल और असम से टकराती हैं। इन ऊंची क्षेत्र में नम हवा के आगमन के समय उच्च तापमान के बीच यह अत्यंत विनाशकारी गरज के साथ आते हैं। राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन एनटीआर के अध्यक्ष कौन है, तो अरुण सिन्हा।
केरल में 2011 की जनगणना में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई थी? तो ये हुई थी 4.9%। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है? तो आर्टिकल 48। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन है। अब देखो, अब हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व पूरे देख लेते हैं, ठीक है। 36 से लेकर 51 तक, ये भाग 4 में है। देखो 36 में क्या लिखा गया है, आर्टिकल यहाँ दे रखे, ये क्या कहते हैं। 36 कहता है कि राज्य की परिभाषा। 36 के अनुसार भाग 4 में पद राज्य का वही अर्थ है जो भाग 3 में मौलिक अधिकार से संबंधित है। 37 कहता है कि नीति निर्देशक तत्व के अनुप्रयोग। बुनियादी यानी 37 कहता है कि देश के शासन में सिद्धांतों और बुनियादी बातें और कानून बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। 38 लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करने के लिए बताता है। बाकी एक्स्ट्रा देख लेना आप। इंपॉर्टेंट जो आपको मैं जहाँ पर जो बन सकता है आपको वही कराऊंगा। आर्टिकल 39 है कि इसमें क्या था कि आपको देखो, अनुच्छेद 39 आपको क्या है, समान वेतन समान काम। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी आपको याद तो खैर पूरा ही देख लेना है आपको। अब मैं अगर करूँगा तो फिर लंबी होगी वीडियो, ठीक है। अरे लंबी वीडियो नहीं करनी आपको, मैं दे रहा हूँ पीडीएफ, आराम से पढ़ लेना। आर्टिकल 39A समान न्याय और मुफ्त कानून साहित्य, यानी जैसे सपोज आपको ये मैं समझा देता हूँ। आप जैसे आपको आप जेल में हो, सपोज कह रहा हूँ मैं, ठीक है। आपको कोई केस पड़ा है आपके उसमें, आपके पास वकील निकलने के लिए पैसे ऐसे नहीं है, तो आपको गवर्नमेंट मुफ्त कानूनी ऐसे नहीं एडवोकेट देगी। यानी आप अपना केस लड़ने के लिए किसी वकीलों को खड़ा करो करके, ठीक है। उसे कहते हैं कि समान न्याय और मुफ्त कानून सहायता। यह राज्य नीति निर्देश तत्व है कि आप जो है, आपको गवर्नमेंट देगी कि आपको वकील देगी गवर्नमेंट, ठीक है, आपका केस लड़ने के लिए। नेक्स्ट है 40 में आपका ग्राम पंचायत है। 48 में आपका काम और मातृत्व राहित की उचित और मानवीय स्थिति के लिए प्रावधान है। 43 श्रमिक के लिए रहने की मजदूरी आदि है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये महात्मा गांधी से संबंधित है। 43 का ए याद कर, 43A B। 44 इम्पोर्टेंट है, समान नागरिक के लिए समान नागरिक संहिता, काफ़ी चर्चा में है। 45 से 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को बचपन की देखभाल और शिक्षा का प्रावधान। 46 आपको SC ST और कमजोर वर्ग के लिए शिक्षा और आर्थिक हितों का बढ़ावा देना। 47 है कि राज्य कर्तव्य स्तर पोषण और जीवन स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना। 48 इंपॉर्टेंट है, कृषि पशुपालन का संगठन करना, राज्य मवेशी बछड़ों और अन्य दुधारू और माल ढोने वाले मवेशी के वध और तस्करी पर रोक लगाने का प्रयास करेगी। ये आपके देखो, ये आपके लॉ है, इसमें आपका स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। अगर कोई वध और तस्करी कर रहे हैं, आपने देखा होगा काफ़ी आपके जो दूध देने वाले गाय की तस्करी करते हैं, तो ये आपके जो है स्टेट गवर्नमेंट इसके ऊपर एक्शन ले सकती है। ये हमारे संविधान में लिखा गया है, ठीक है। 48 का ए है पर्यावरण की सुरक्षा को सुधार और वन्य जीव की सुरक्षा करना। 49 है राष्ट्रीय महत्व स्मारकों और स्थानों को वस्तुओं का संरक्षण करना है। यानी जो जैसे ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, उनकी स्मारकों की स्थानों को वस्तुओं का संरक्षण करना है, उनकी देखभाल करना। 50 राज्य की सार्वजनिक सेवा में कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना। 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि के दायित्व के लिए सम्मान बढ़ाने के लिए और राष्ट्र के बीच सम्मानजनक संबंध बनाए रखने और उस मध्यस्थ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवाद को निपटाने को प्रोत्साहित करना। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में कौन सी प्रतिशत जनसंख्या रहती है? तो 68.8% रहती है। भारत ने पहली बार महिला एशिया क्रिकेट कप की मेजबानी कब की थी? व्हेन डिड इंडिया होस्ट द वुमेन्स एशिया क्रिकेट कप फॉर द फर्स्ट टाइम? 2006 में जयपुर राजस्थान में हुआ था। पहला महिला एशिया कप 2004 में श्रीलंका के कोलंबो में खेला गया था। तो पहला जो संस्करण हुआ था, देखो ACC बोलते हैं ना, एशियन क्रिकेट काउंसिल। तो एक दिवसीय और अंतर्राष्ट्रीय T20 भी होता है, ODI भी होता है। और प्रथम इसका जो एडिशन हुआ था 2004 श्रीलंका में हुआ था। अभी आपको 2024 में हो रखा है श्रीलंका, और श्रीलंका ने जीता था ये टूर्नामेंट। जो प्रारंभ होता है इसका राउंड रोबन और नॉकआउट होता है। टोटल टीम जो होती है इसमें 8 होते हैं एशिया के। वर्तमान चैंपियन इसमें श्रीलंका है, और सबसे सफल इसमें भारत रहा था 7 बार। और सर्वाधिक रन जो बना रखे इसमें मिताली राज ने बना रखे हैं, और सर्वाधिक विकेट जो रखे नीतू डेविड ने रखे हैं, ठीक है। दो भारत के हैं। भारत का पहला उद्यान मकबरा किससे संबंधित है? तो ये हुमायूं से। 1570 ईस्वी में निर्मित हुमायूं का मकबरा विशेष महत्व रखता है क्योंकि यह भारतीय उपमहाद्वीप का पहला उद्यान मकबरा था। इस मकबरे का निर्माण उसकी बीवी हमीदा बानो बेगम ने लगभग 1.5 मिलियन की लागत से किया गया था। बाकी एक्स्ट्रा देख लेना आप। देखो इसमें देखो एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं हम। और 1983 में इसका पुनर्निर्माण कार्यक्रम शुरू किया गया था, और यूनेस्को ने हुमायूं के मकबरे को विश्व विरासत स्थल में घोषित किया गया था, इसलिए क्वेश्चन बना हुआ है।
शासक मकबरे का स्थान, शाहजहाँ का ताजमहल आगरा, औरंगाबाद औरंगजेब का खुलदाबाग औरंगाबाद में, बाबर का काबुल अफगानिस्तान में। अब है 22 अक्टूबर के सेकंड शिफ्ट। अनिता देसाई उपन्यास कस्टडी में किस शहर का उल्लेख हुआ है? तो दिल्ली का हुआ है। कस्टडी 1984 में भारतीय अमेरिकी लेखक अनिता देसाई द्वारा दिल्ली में भारत में स्थापित एक उपन्यास है। अमेरिका के जो लेखक है अनिता देसाई जो है अमेरिकी लेखक है, यानी भारतीय है, अमेरिका में है। नीलकंठ मंदिर कहाँ पर है? वीरेश नीलकंठ टेम्पल तो उत्तराखंड के गढ़वाल उत्तरांचल में हिमालय पर्वत के तल पर बसा ऋषिकेश में नीलकंठ महादेव मंदिर प्रमुख पर्यटन स्थल है। नीलकंठ महादेव मंदिर ऋषिकेश के सबसे पूज्य मंदिर में से एक है। नींबू और संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। भूदान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? विनोबा भावे ने। 1951 में भावे ने पोचमपल्ली तेलंगाना में भूदान आंदोलन शुरू किया था। आंदोलन का भूमि मालिका को आंदोलन जो आपका था वो था आपके भूमि मालिकों को भूमिहीन को भूमि उपहार देने के रूप में देखा गया था। ठीक है, भूमिहीन में भूमि उपहार के लिए यह आंदोलन 13 वर्ष तक चला था, जिस दौरान भावे ने पूरे भारत पर भ्रमण किया था। किस लोक नृत्य में चेहरा सजाया जाता है? तो कथकली में। समवर्ती सूची अवधारणा किस देश से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से। लोकसभा सदस्य के कितने प्रतिशत मंत्री बनते हैं? व्हाट परसेंटेज ऑफ लोकसभा मेंबर से बिकम मिनिस्टर? 15%। किस अनुच्छेद के तहत एक राज्यपाल दो राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? अंडर विच आर्टिकल कैन वन गवर्नर बी द गवर्नर ऑफ टू स्टेट? आर्टिकल आर्टिकल गलत है, ठीक है, आर्टिकल 153 होगा, 53 करते हैं ऐसे। नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल ने कितने बार संतोष ट्रॉफी जीता था? तो 32 बार। 1982 में की स्वयं सहायता समूह किस बैंक ने शुरू की थी? ये आपके CHSL का एग्जाम बन चुका क्वेश्चन है। CHSL के एग्जाम में उसमें आपके और CGL के एग्जाम में CGL के एग्जाम में तो आपसे पूछा गया था कि SHG का फुल फॉर्म क्या है। CGL के एग्जाम में और CHSL के एग्जाम में भी कुछ इस टाइप का बना था। और यहाँ बना है 1982 की स्वयं सहायता समूह किस बैंक ने शुरू किया था? तो नाबार्ड ने किया था। नाबार्ड जो है राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक है, वित्तीय स्थान है, और 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। ग्रामीण विकास कृषि को बढ़ावा देने के लिए इसका उल्लेख किया गया था, इसको बनाया गया था नाबार्ड को। ग्रामीण क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह यानी SGH इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 1992 और 93 में नाबार्ड द्वारा स्वयं सहायता समूह बैंक का लीकेज कार्यक्रम शुरू किया गया था। अब देखो SBI, इसमें 3 बैंक हैं, इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आगे बन सकता है। तो SBI का फुल फॉर्म होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो भारत में एक सरकारी स्वामित्व वाली बैंकिंग और वित्तीय सेवा कंपनी है। संपत्ति जमा शाखाओं ग्राहकों और कर्मचारी के मामले में देश का सबसे बड़ा बैंक है। SBI वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना और SGH सहायता समाज के वंचित वर्गों को सशक्त बनाने के लिए विभिन्न पहलों में शामिल रहा है। सिडबी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, ये स्वामित्व वाली वित्तीय संस्थाएं सरकारी हैं भी। 1990 में देश में लघु उद्योग को बढ़ावा देने और वित्त पोषण करने के लिए की गई थी, जो MSME हैं के विकास के लिए विभिन्न सेवाएं और योजनाएं प्रदान करते हैं। ठीक है, अगला है IDBI भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, एक सरकारी स्वामित्व वाली वित्तीय संस्था है जिसकी स्थापना 1964 में देश में औद्योगिक परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए की गई थी। इसे 2004 में एक वाणिज्यिक बैंक का परिवर्तन कर दिया गया और अब इसे IDBI बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। IDBI भारत में MSM को समर्थन देने और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहलों में शामिल रहा है। अगला है मालगुडी डेज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो RK नारायण। कौशल विकास योजना कब शुरू की गई थी? 2015 में की गई थी। इसका उद्देश्य था प्रधानमंत्री यूथ ट्रेनिंग प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है इसे। भारत सरकार ने इस योजना को जुलाई 2015 से शुरू किया गया था। इस योजना के तहत 2020 तक 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण ट्रेनिंग देने की योजना बनाई गई थी। सती प्रथा का अंत किस गवर्नर ने किया था? तो विलियम बेंटिंक ने किया था। सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया था कब? 1929 में। कब? 1829 में, 1829 में। राजा राम मोहन रॉय बंगाल पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाते हैं। कहाँ? बंगाल पुनर्जागरण के जनक के रूप में। उन्हें समाज में महिलाओं की स्थिति के उत्थान के रूप में जाना जाता है। उन्हें बहुविवाह, बाल विवाह, कुदाह और सती प्रथा के खिलाफ काम किया था उन्होंने। यह उनका कार्य है जिसके कारण भारत में सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था। देखो कार्यकाल महत्वपूर्ण घटनाएं। लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो रहा था आपका बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिंक।
इसका कार्यकाल जो 1828 से 1833 के बीच में, और 1833 से 1835 के बीच में, क्योंकि बाद में लॉर्ड गवर्नर जो आपका था वो बन चुका था, भारत का गवर्नर जनरल बन चुका था, ठीक है। बंगाल का अंतिम था और भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था। 1829 सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था इसने। 1830 में ठगी प्रथा का उन्मूलन। 1830 का चार्टर एक्ट पारित किया गया था, वह भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। 1833 में बना था, ठीक है। कब? 1833 में भारत का गवर्नर जनरल। मैकाले की सिफारिश पर उच्च शिक्षा में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। इसको मैकाले, ये भी एग्जाम बनते हैं। अंग्रेजी शिक्षा को कौन, इसकी किसने की थी सिफारिश? मैकाले ने। भारत में आधुनिक पश्चिमी शिक्षा के जनक के रूप में भी जाना जाता है। बाल बलिदान और कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ भी काम किया था उन्होंने। भारत के सबसे प्रबुद्ध और उदार गवर्नर जनरल के रूप में जाना जाता है किसे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक को। अब मेडकॉफ, इसने 1835 में प्रेस अधिनियम को पारित किया गया था, जिसे मेडकॉफ अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है। भारतीय प्रेस के मुखदाता के रूप में किसे जाना जाता है? एग्जाम में बनता है तो मेडकॉफ को, भारत के प्रेस मुखदाता के रूप में। और इंग्लिश की सिफारिश किसने की थी? मैकाले ने। दोनों फर्क है। लॉर्ड ऑकलैंड, ये पहले आंग्ल अफगान युद्ध लड़ा गया था इनके कार्यकाल में। और लॉर्ड एलनबरो, ये थे, इनके कार्यकाल जो था 42 से 44 के बीच में था। इनके कार्यकाल में हुआ था अफगान युद्ध और सिंध का सम्मेलन, ग्वालियर अभियान और दास प्रथा का उन्मूलन, दास प्रथा का अंत मतलब। उस्ताद रशीद खान का संबंध किससे है? हिंदुस्तान संगीत घराने से। और इन्हें भी क्या मिला था? 2006 में पद्मश्री मिला था। भुखमरी सूचकांक 2023 के अनुसार श्रीलंका की रैंक क्या थी? तो इनकी थी 60, ठीक है। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान 102वें स्थान पर था, बांग्लादेश 81वें स्थान पर था, नेपाल 69वें स्थान पर और श्रीलंका 60वें स्थान पर था, ठीक है। और भारत के जो स्थान था इसमें 111वां स्थान था, भारत पीछे था। लेकिन ये 2023 का है और क्वेश्चन आपको जो करंट अफेयर के बन रहे हैं 2023 के ही बन रहे हैं, ठीक है। अधिकतर आपके जो क्वेश्चन बन रहे हैं 2023 के बन रहे हैं, कुछ क्वेश्चन आपके 2022 के बन रहे हैं। 22 के मत पढ़ना, लेकिन 22 के ना के बाद कुछ 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 बन जा रहे हैं आपके, जैसे आपके स्पोर्ट्स के क्वेश्चन बन रहे हैं आपके। 22 के वो क्वेश्चन बन रहे हैं आपके जो स्पोर्ट्स से, जैसे T20 वर्ल्ड कप हुआ था, जो आपके बड़े इवेंट हुए थे ना, वो बन रहे हैं। बाकी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। 2023 का करंट अफेयर पढ़ो। 24 का आपका अभी तक एग्जाम, आपका कोई भी क्वेश्चन करंट अफेयर नहीं बना है। लेकिन आपको 2023 का मैं आपको बता देता हूँ, 2024 में की रिपोर्ट भी आ चुकी है। 2024 में जो भारत का स्थान रहा था 105 रहा था, ठीक है। भारत का जो भूखमरी में जो आपका विश्व भुखमरी सूचकांक में जो आपका भारत का स्थान 2024 में रहा है 105 रहा है, क्योंकि 24 की रिपोर्ट भी आ चुकी है, जिसमें जो है श्रीलंका का स्थान रहा है 56। श्रीलंका का थोड़ा अच्छा रहा है, ठीक है। श्रीलंका का कम हो गया है और भारत का भी कम हो रखा है। और नेपाल का यहाँ कितना है? नेपाल का 69 हो रखा है, लेकिन नेपाल का वहाँ 68 है, नेपाल का भी कम हो रखा है। तो आगे देख लेते हैं आप। और बांग्लादेश का पीछे हो रखा है, बांग्लादेश का 84 है। बांग्लादेश थोड़ा पीछे चले गया है, क्योंकि वहाँ आपने देखा है क्या सिचुएशन हो रखी है, और भी पीछे जाना जाना है इसने। पाकिस्तान के राह में जा रहा हो, और पाकिस्तान के साथ ही आगे भी जाएगा अभी और। शिवाजी का पहाड़ियों को काटकर बनाया गया मंदिर कौन सा था? एलोरा का कैलाश मंदिर था, जो औरंगाबाद महाराष्ट्र में। वेद को क्या कहते हैं? तो वेद को श्रुति भी कहते हैं। वेद ईश्वर द्वारा ऋषियों को सुनाए गए ज्ञान पर आधारित हैं, इसलिए इसे श्रुति कहा जाता है। सामान्य भाषा में वेद का अर्थ होता है ज्ञान। ICC T20 वर्ल्ड कप भारत पहली बार कब जीता था? तो भारत पहली बार जीता था 2007 में, और पहली बार हुआ भी 2007 में था। पहला ICC पुरुष T20 का विश्व कप 2007 में हुआ था। ये हुआ था, ये कहाँ हुआ था? 2007 के उद्घाटन T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप चैंपियनशिप हुआ था, और ये मेजबान किया था दक्षिण अफ्रीका ने, इसे मेजबानी की थी। 2000 आपके जो 7 में हुआ था दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, भारत ने पहली बार जीता था और पाकिस्तान को हराया था। यानी फाइनल में जो थे इंडिया और पाकिस्तान थे। टूर्नामेंट में 12 टीमों ने भाग लिया था। ICC पुरुष T20 विश्व कप विजेता की सूची देख लेते हैं। पहला जो जीता था भारत ने, दूसरा पाकिस्तान ने जीता था 2009 में, कि 8 में नहीं हुआ था ये, 9 में हुआ था, 10 में इंग्लैंड ने, और इंग्लैंड भी 2 बार जीत चुका है। 2022 में भी इंग्लैंड जीता था, सॉरी 2023 में इंग्लैंड जीत चुका है, 2023 में इसको हराकर, पाकिस्तान को हराकर, ठीक है। और वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, और वेस्ट इंडीज भी 2 बार जीत चुका है। इसमें मतलब अफ्रीका एक बार नहीं जीता है, और न्यूजीलैंड भी एक बार नहीं जीता है, बांग्लादेश भी नहीं जीता है। किस शहर को भारत का स्टील सिटी कहा जाता है? जमशेदपुर, झारखंड को। अब है 3 शिफ्ट 22 अक्टूबर का। द कैप्चर इन द राई उपन्यास के लेखक कौन है? JD सालीगार।
लोसांग त्योहार कौन से जनजाति के लोग मनाते हैं? देखो ये एग्जाम आपके फर्स्ट तारीख को बता था, मैंने आपको 30 सितंबर के पहले शिफ्ट में मैंने आपको करा रखा है। पहला क्वेश्चन यही बना था आपके उस दिन कि लोसांग त्योहार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो वो था आपके लद्दाख। और लद्दाख के साथ साथ सिक्किम में भी मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पूछा गया है कि कौन से जनजाति के लोग मनाते हैं, तो भूटिया। सिक्किम और लद्दाख में सबसे प्रमुख आयोजन में से एक है। सिक्किम के नववर्ष की शुरुआत में लोसांग से होते हैं, जो पूरे प्रांत में जबरदस्त उत्साह और जोश के साथ मनाए जाते हैं। और ये आयोजन कटाई के मौसम के अंत में होते हैं। यानी फसल जो आयोजन कटाई होती है, सभी किसानों के लिए बहुत जरूरी खुशी और उत्साह प्रदान करता है, जिन्होंने पूरे वर्ष से कड़ी मेहनत की होती है। लोसांग उत्सव पूरे भूटिया लोग तक सीमित था, हालांकि यह धीरे धीरे लेप्चा तक फैल गया है और आज ये सिक्किम, दार्जिलिंग और नेपाल की अन्य छोटी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। बौद्ध भिक्षुओं द्वारा किए जाने वाले छम नृत्य इस त्योहार का मुख्य आकर्षण है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के विचार का कहाँ से लिए गए हैं? ये आपको मैंने ऊपर बता चुका हूँ, आइलैंड से लिए गए थे। ठीक है, कहाँ से लिए थे? आइलैंड से नीति निर्देशक तत्व है। तो ये आपका क्या है? 36 से 51, ये आपको मैं ऊपर करा चुका था भाग 4 में। इसको आप याद कर लो। संविधान के स्रोत, भारत शासन अधिनियम हमने 1935 से ये ले रखे थे। ब्रिटेन से ये ले रखे हैं, अमेरिका से ले रखे हैं, आइलैंड से ले रखे हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी और कहाँ से? रूस, फ्रांस, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका से ले रखे हमने संविधान में संशोधित प्रक्रिया, गणतांत्रिक फ्रांस से, और जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट। द्रविड़ शैली कहाँ से संबंधित? तो द्रविड़ शैली जो है दक्षिण भारतीय हिंदू स्थापत्य कला की 3 में से एक शैली है। ये 3 शैली कौन से होते हैं? एक तो द्रविड़ शैली, तो दक्षिण में मंदिर बनते हैं, आपने देखा होगा द्रविड़ शैली में। एक होते हैं नागर शैली। नागर शैली, आपने ये शैली देखोगे उत्तर साइड में, जो नॉर्थ साइड में होते हैं स्टेट, नागर शैली। एक होती है बेसर शैली। जो बेसर शैली उसे कहते हैं जो नागर शैली और द्रविड़ शैली के मिक्स होती है, उसे कहते हैं बेसर शैली। अगला है, भारतीय के संविधान के अनुच्छेद 76 से किस अधिकार से संबंधित है? इस अधिकारी से संबंधित हो महानिवादी यानी अटॉर्नी जनरल, अभी वर्तमान में वेणुगोपाल। ठीक है, इस सरकार के मुख्य कानूनी एक सलाहकार होते हैं, जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सरकार की ओर से पेश होने वाले वकील होते हैं। महानिवादी देश के कानून ढांचे को मजबूत बनाए रखने और कानून के शासन को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। तो 11 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर कितनी रही थी? तो 74%। सुमित नागल किस राज्य से संबंधित हैं? तो हरियाणा, झज्जर से। ये टेनिस प्लेयर है। इनमें से राष्ट्रपति की कौन सी योग्यता नहीं होती है? तो ये आपके एग्जाम्पल थे, ये आपको बायो ऑप्शन द्वारा करने थे। तो आपको मैं बताता हूँ कि योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। भारत के संविधान के अनुसार आवश्यक योग्यताएं: उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष से कंप्लीट होनी चाहिए, और उसे लोकसभा सदस्य के रूप में जाने के योग्य होना चाहिए। उन्हें भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन या उक्त सरकार में किसी भी के नियंत्रण के अधीन किसी भी स्थानीय अन्य प्रोजेक्ट के अधीन लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। गोवर्धन योजना के तहत पूरे भारत में कितने बायोगैस संयंत्र कार्यरत हैं? तो 200 कंप्रेस बायोगैस प्लांट। कॉन्स्टिपेशन क्या होता है? तो फाइबर की कमी के कारण होता है। तो आहार में फाइबर की कमी की से कब्ज हो जाता है पेट में, तो उसे कहते हैं कॉन्स्टिपेशन। भोजन का न पचने योग्य हिस्सा। विडाल टेस्ट किसके लिए होता है? तो ये टाइफाइड संक्रमण की जांच के लिए। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो जो पार्टीशन हुआ था 1905 में होता है। बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा, देखो अलग अलग क्वेश्चन है। निर्णय की घोषणा की थी 19-20 जुलाई 1905 को। बंगाल विभाजन हुआ था 16 अक्टूबर को। और बंगाल विभाजन जो रद्द हुआ था 1911 में हुआ था। बंगाल विभाजन के टाइम में भारत का गवर्नर था, भारत का वॉइस रॉय था कर्जन। बंगाल विभाजन रद्द होने के टाइम में कौन था? लॉर्ड हार्डिंग, जो कि तो महत्वपूर्ण है। और रद्द करने की घोषणा की गई थी 12 दिसंबर 1911 को। और उस वक्त दिल्ली में सम्राट जॉर्ज पंचम, रानी मेरी और भारत के राज्य सचिव लॉर्ड क्रू मौजूद थे। और ब्रिटिश सरकार ने राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की थी 1911 में ही की थी। पहले कोलकाता थे, फिर भारत की राजधानी दिल्ली स्थानांतरित कर चुकी थी ब्रिटिश सरकार ने राजधानी। अगला है, जोधपुर शहर को किस वंश ने कैप्चर किया था? तो लोधी। भीम यूपीआई में एम का क्या मतलब होता है? तो इसका मीन होता है मनी। बाद इंटरफेरेंस फॉर मनी एक भुगतान ऐप है जो आपके यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस का उपयोग करके सरल, आसान और त्वरित लेन देन करने की सुविधा देती है। आप यूपीआई पर किसी भी व्यक्ति को उनके यूपीआई आईडी का उपयोग करके भीम ऐप के साथ उनके क्यूआर को स्कैन करके सीधे बैंक में भुगतान कर सकते हो। अब राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था?
तो ये कहते हैं दादा भाई नौरोजी ने। और इनकी पुस्तक याद करना, कौन सी इनकी पुस्तक, दादा भाई नौरोजी को इंडियन ग्लेस्टोन और भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना है। इनके हैं पोटी एंड अनब्रिटिश रूल, शायद इसमें लिखा नहीं है, याद कर लो आप। और सबसे पहले 1867 में किया था उन्होंने। अब है SSC MTS का 23 अक्टूबर का, ठीक है। पहला है फर्स्ट शिफ्ट। अगर अभी तक आपने दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाले SSC MTS की जो आपके आगे एग्जाम होंगे उसके आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेरी तो कमेंट करके जरूर बताना है। उत्तराखंड हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी? तो हु बिकम द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट? रितु बहरी। IGOT कर्मयोग पोर्टल किसके लिए शुरू किया गया था? तो सिविल अधिकारियों के लिए। मिशन कर्मयोग को ये मूल में IGOT कर्मयोग प्लेटफॉर्म है। यह एक व्यापक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो व्यक्तिगत सिविल सेवा अधिकारी को उनकी क्षमता निर्माण या मात्रा में यात्रा में मार्गदर्शन प्रदान करता है। मच्छर के काटने से कौन सा रोग होते हैं? मलेरिया। मलेरिया भी होता है, डेंगू भी होता है, चिकनगुनिया और पीत सारे होते हैं, ठीक है। अफ्रीका में पाए जाने वाला मलेरिया एनफ्लूएंजा मच्छर द्वारा फैलने वाला वायरस है, ठीक है। मलेरिया जो है आपके अफ्रीका में, ये आपके एग्जाम में एक बार बन चुका है पहले, किस कहाँ होते हैं करके, अफ्रीका में। मलेरिया के लक्षण में आपको बुखार, सिर दर्द, उल्टी होती हैं, और ये जानने में भी हो सकता है। पीला बुखार अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में पाया जाने वाला पीला बुखार है। एंडीज इजिप्ट मच्छर द्वारा फैलने वाला वायरस है। तो 11 की जनगणना के अनुसार भारतीय जनसंख्या का घनत्व कितना है? व्हाट इज द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। बाकी मैंने आपको ऊपर भी करा चुका हूँ, देखो ऊपर आपको मैंने करा चुका था, यहाँ भी आपको दोबारा आ गया, तो इसको आप देख लो ये एक झलक, क्योंकि आपको मैं पहले ही करा चुका हूँ ऊपर, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम। कौन सा लोक नृत्य विशाखापट्टनम जिले की आरोकू घाटी की जनजाति द्वारा किया जाता है? तो धिमसा। वंस और डांस किसकी आत्मकथा है? तो एल्ग्रा कैंट। अब बुक आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लम कर सकते हैं। 20 महिला विश्व कप सबसे ज़्यादा बार किसने जीता था? तो हु हैज़ वॉन द T20 वर्ल्ड चैंप कप द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स? कौन सा? वुमेन्स। तो ऑस्ट्रेलिया जीता है सबसे ज़्यादा, जो 6 बार जीत चुका है। और अभी 2024 में अभी हाल में न्यूजीलैंड जीता है, 2 दिन पहले, पहली बार जीता है वो भी। इतिहास के किस समकालीन पुस्तक के सुल्तान रंजे का वर्णन किया गया था? तो ये क्या है, तबकत ए नासिर में किया गया था उनका वर्णन, ठीक है। ये पुस्तक किसकी थी? मिनहाज ए सिराज ने 13वीं सदी के फारसी इतिहासकार थे। उन्होंने तबकत ए नासिर लिखी, जिसमें इस्लामिक दुनिया का इतिहास था। हजरत सुल्तान ने उन्हें दिल्ली बुलाया और उन्हें दिल्ली में मदरसा ए नासिर का प्रमुख नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है ये तिहाड़ या तिहार, इसे आप तिहाड़ भी कह सकते हैं, तिहार भी कह सकते हो। किस पड़ोसी देश का त्योहार है? तो नेपाल का है। इसमें जो आपके जो है ना कुत्तों को फूल की से सजाया जाता है, उनकी माथों पर तिलक लगाया जाता है और उन्हें समारोह पर भाग में भोजन दिया जाता है। और नेपाली रीति रिवाज के अनुसार कुत्ते को यमराज या मौत के देवता के दूत में माना जाता है। समारोह देवता को खुश करने का प्रयास है। अगला है, गुणसूत्र में कौन सा रासायनिक प्रयुक्त होता है? तो इस DNA प्रोटीन कॉम्प्लेक्स को क्रोमेटिन कहा जाता है, जिसमें प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का द्रव्यमान लगभग बराबर होते हैं। कोशिका के भीतर क्रोमेटिन आमतौर पर गुणसूत्र नामक विशिष्ट संरचनाओं में बदल जाता है। प्रत्येक गुणसूत्र में उपयुक्त पैकेजिंग प्रोटीन के साथ DNA का एक डबल स्ट्रैंडेड टुकड़ा होता है। अगला है, आसान क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष से आक्रमण किया था? तो 326 ईसा पूर्व में। बाकी एक्स्ट्रा देख सकते हो आप। और किसके बीच में होता है बाद में? ये सिंधु नदी को पार करने के बाद जो होता है, इसमें हाइडी स्पेस की लड़ाई हुई थी 326 ईसा पूर्व में, जिसमें जो है सिकंदर और पौरव साम्राज्य के राजा पोरस के बीच लड़ाई गए थे, जो हुआ था झेलम नदी पर, और जिसमें जो है सिकंदर जीत चुका था। और बाद में 325 में जो है भारत से वापस जा चुका था, और 324 में ईसा पूर्व है, ठीक है, ईसा पूर्व है ये। और 324 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हो चुकी थी। ये थॉमसन का मॉडल किस पर आधारित है? तो परमाणु मॉडल पर। एलियन मुन्यू फेस्टिवल, जिसे कोन्यांग नागा लोगों द्वारा मनाया जाता है, किस राज्य से संबंधित? तो ये नागालैंड, ये भी आपका आ चुका है, ये बन चुका है पहले। कोई अपने केस की फास्ट ट्रैक जल्दी से जल्दी सुनवाई कैसे करवा सकता है? तो ये आपका एग्जाम बना था कि कैसे कर सकते हैं, तो क्या इसके आपको ऑप्शन द्वारा करने थे, ये भी आपको, यानी जैसे आपको अगर आपके पास कोई केस पड़ा हुआ है, मतलब आपके आपके ऊपर कोई केस है, अगर आप चाहते हो कि मेरा केस जल्दी से जल्दी सुनाया जाए, तो उसके क्या क्या कारण होते हैं? यदि आरोपी बहुत बूढ़े हैं तो भी अर्जी दे सकती है। जिस कोर्ट में केस चल रहा है उससे जल्दी से जल्दी
केस चलाने के लिए निवेदन कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जल्द से जल्दी चलाने के लिए हाई कोर्ट में भी याचिका कर सकते हैं। नुब्रा नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो सिंधु नदी की है। तो नीब्रू नदी जो आपकी सियाचिन ग्लेशियर से होती है, ये नुब्रा नदी जो सुएग नदी की सहायक नदी है, जो सिंधु की सहायक नदी है। तिब्बत में नुब्रा नदी को यारमा त्यांगसो के रूप में जाना जाता है। यह दुनिया की सबसे लंबा गैर ध्रुवीय हिमनद है। सिंधु जो आपको गिलगित जास्कर होज निब्रा सिगर गैस्टिंग और द्रास जैसे कई हिमालय सहायक नदियों में मिलती हैं। सिंधु नदी के बारे में जान लेते हैं कुछ। देखो, ये आपकी जो है सबसे बड़ी नदी घाटियों में से एक है, जो 11,65,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में समाहित है करता है, जो भारत में जो है 3,21,289 वर्ग किलोमीटर, कुल लंबाई 2,880 किलोमीटर है। भारत में 1,114 किलोमीटर है इसकी लंबाई, ठीक है। इसका जो नाम है आपको सिंधु नदी के नाम से किसे जाता है? इंडस को। इंडस को आपको आपने देखा होगा, इंडस इंडस काफ़ी लोग बोलते हैं इंडस नदी। तो इंडस को जो सिंधु नदी के नाम से आता है, इंडस का दूसरा ही नाम सिंधु नदी है, ठीक है। इंडस ही सिंधु है, ये पर्यायवाची मान लो आप। जो भारत में हिमालय नदियों में सबसे पश्चिम में है। यह कैलाश पर्वत पर 4,164 मीटर की ऊंचाई पर तिब्बत क्षेत्र में बोखरचू के निकट एक हिमनद से निकलती हैं। तिब्बत में इसे सिंगू खबन या शेर का मुख के रूप में जाना जाता है। लद्दाख जस्कर पर्वतमाला के बीच उत्तर पश्चिम दिशा में बहने के बाद यह लद्दाख और बलूचिस्तान को होकर गुजरती है। यह जम्मू कश्मीर में गिलगित के पास एक शानदार घाटी का निर्माण करते हुए लद्दाख श्रेणी को काटती है। भाई आपको मैं एक्स्ट्रा इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपके यहाँ से कोई क्वेश्चन बने तो गलत ना हो। प्राकृतिक भूकंप पृथ्वी के किस परत में आते हैं? तो स्थलमंडल में। प्राकृतिक भूकंप जो स्थलमंडल में आते हैं, जो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत होती है। स्थलमंडल को विवर्तनीय प्लेटों में विभाजित किया जाता है, जो दुर्बल मंडल पर घूमती हैं, जो इसके नीचे एक आधारित तरल परत है। बॉम्बे जयश्री को 2023 में कौन सा अवार्ड मिला था? संगीत कलानिधि अवार्ड। आप है 23 अक्टूबर के सेकेंड शिफ्ट, ठीक है। द हाउस ऑफ ब्लू मंगूस का उपन्यास के लेखक कौन है? डेविड डेविडर। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? हु वॉज द फाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज? आत्माराम पांडुरंग। इसकी स्थापना हुई थी 1867 में। किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने। और महाराष्ट्र के पुनर्जागरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी। और धार्मिक सामाजिक सुधार में गतिविधियाँ इनको थी। और इनकी जो पत्रिका थी वो सुबोध थी, इंपॉर्टेंट है। बाकी देख लो एडिशनल इन्फॉर्मेशन। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में। राजा राम मोहन राय ने की थी ब्रह्म समाज 1828 में। और स्वामी विवेकानंद ने की थी रामकृष्ण मिशन 1897 में। बैडमिंटन में मध्य नेट कितना ऊंचा होता है? तो 5.1 फीट या 1.52 मीटर के बराबर। निम्न में से कौन सी रबी की फसल है? तो गेहूं है। खरीफ आपको मैंने ऊपर भी कराया था, आपके एग्जाम में पहले भी बना चुका आपका। ये आपका 21 तारीख के एग्जाम में बना हुआ क्वेश्चन है। वहाँ पूछा कुछ और था, लेकिन क्वेश्चन आपका यहीं से बना था आपका, ठीक है। वहाँ पूछा गया था कि आपकी फसल कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 होते हैं, खरीफ, रबी एंड जायद। लेकिन यहाँ पूछे गए थे रबी की कौन सी फसल होती है? तो रबी की होती है गेहूँ, सरसों, जौ, मटर, चने, जीरा, सौंफ, धनिया। ये आपको ऑप्शन द्वारा करने थे कि आपके ऑप्शन में क्या दिए थे, ठीक है। अगला, कृष्णदेव राय के दरबार में कौन सा विदेशी आया था? तो फरवा नुनुज आया था। 11 की जनगणना को कौन से क्रम की थी? तो जो 2011 की जो जनगणना थी, ये थे 15 नंबर की, ठीक है। तो ये 11 की जो जनगणना थी देश की, सॉरी मैंने वहाँ आपको 70-72 बता दिया ना, वो आपकी 70-72 नहीं होगा, ये आपका गलत हो गया। 80-72 होगा। 1872, हाँ उस वक्त आपका लॉर्ड मियो था। फिर आपके 1882 में लॉर्ड रिपन था। तो 1872 से 15वीं जनगणना थी और आज़ादी के बाद की 7वीं थी। विवेक जोशी भारत के वर्तमान रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त हैं। यह गृह मंत्रालय के तहत आता है। यानी गृह मंत्रालय कौन है? अमित शाह। 2023 में जर्मनी का कौन सा राजदूत भारत आया था? विच जर्मन एम्बेसडर विजिट इंडिया इन 2023? फिलिप एकरमैन। भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संशोधन अधिनियम के माध्यम जोड़ा था? द वर्ड सेकुलर वॉज एड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया थ्रू विच अमेंडमेंट एक्ट 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था, 1976 द्वारा। पहले से संविधान में भारत के वर्णन को एक संप्रभुता लोकतंत्र गणराज्य में से एक प्रभु साम्राज्यवाद धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल दिया था। और राष्ट्र की एकता को राष्ट्र की एकता और अखंडता से अखंडता के शब्द में भी बदल दिया गया था। अब देखो इसमें कुछ देख लेते हैं हम। संशोधन अधिनियम और विवरण, बाकी अब एक्स्ट्रा पढ़ लेना। 52वें ये होता है 1985 में। और इसमें आपको देखोगे दल बदल वाला भी आपका इसमें हुआ था, जो आपके सूची 10 में है, अनुसूची 10 में है, ठीक है। शेड्यूल 10 में आपके दल बदल वाला। अगला है आपका 32वां
इसमें 1973 में किया गया था और इसमें आपके जो आर्टिकल 371 डी और ई को सम्मिलित किया गया था, जिसमें आपको डी में आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित विशेष प्रावधान से संबंधित है और 371 ईस्वी आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना से संबंधित है। और 44 क्या था कि 1978 के तहत 44वें संविधान संशोधन में जो संपत्ति का अधिकार था, पहले आपके 31 में था, उसे हटाकर जो है संविधान के नया प्रावधान आर्टिकल 300 ए में जोड़ा गया था, जिसमें यह प्रावधान था कि कानून के अधिकार के बिना किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन उसके बाद इसे हटा दिया था मौलिक अधिकार से। पाणिनि के व्याकरण पर कौन सी पुस्तक लिखी है? तो अष्टध्यायी ने लिखी है। पाणिनि ने व्याकरण पर कौन सी पुस्तक लिखी है? तो पाणिनि की जो आपके अष्टध्यायी जो है यह व्याकरण में है। भारत गणतंत्र राष्ट्र कब बना था? When did India become a republic? 26 जनवरी 1950 को। ये कह रहा था मैं आपको, देखो जो आपके वहाँ बना था, आपके 21 तारीख के एग्जाम बना था। यहाँ पूछे गए थेटरकोडी हरिहर विनायक राम का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो घटम। ये क्वेश्चन वहाँ अलग तरीके से पूछा गया था, वहाँ आपके विक्कू विनायक के रूप में जाना था, वहाँ आपसे पूछा था विक्कू विनायक। यहाँ पूछा गया कि थेटाकुडी हरिहर के नाम में, जबकि थेटाकुडी हरिहर विनायकम, जिन्हें विक्कू विनायक के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय तालवादक है। ठीक है, उन्हें घंटम के देवता के रूप में भी जाना जाता है। सॉरी, यहाँ पर क्वेश्चन ये होगा, यहाँ पर होगा ये तालवादक। ठीक है, तालवादक से संबंधित है और एक घटम के साथ कर्नाटक संगीत बजाते थे और उन्हें घटम के लोकप्रिय बनाने का श्रेय भी जाता है। सॉरी, घटम ही होगा यार, ये आपका घटम होगा। ठीक है, सही है सही है। इस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो घटम के देवता के रूप में जाना, सॉरी हाँ, घटम के देवता के रूप में जाना जाता था। तो घटम के साथ ही कर्नाटक के संगीत को बजाते थे और उन्हें घटम का लोकप्रिय बनाने का श्रेय भी जाता था। और वहाँ पूछने का तरीका अलग था, वहाँ सिर्फ आपसे विक्को विनायक पूछा गया था और यहाँ इनका दूसरा नाम पूछा गया था आपका थेटरकुडी हरिहर। तो एग्जामिनर आपको ऐसे बताता है एग्जाम में। आगे पूछा गया था कि आपको देखो हु वाज द जल शक्ति मिनिस्टर एज ऑफ 2023 का पूछा गया था। ठीक है, 2023 का। अभी आपकी जो 4 जून को आपको जो नई रिजल्ट बने थे 2024 के, आपके 9 तारीख को शपथ ली थी, 12 तारीख को जब आपके कैबिनेट मंत्री बने थे, 12 जून को 2024 को। हो सकता है आपके नई बन चुके हैं, लेकिन आपके वो नहीं पूछा गया है, 2023 का पूछा गया है। 2023 में थे आपके कौन से, क्या पूछा है, जल शक्ति मंत्री ना। तो जल शक्ति मंत्री थे, हो सकता है आपके ये आपका 2023 का है। तो हो सकते थे जल शक्ति मंत्री, ये देख सकते गजेंद्र सिंह शेखावत, ये 2023 का है। लेकिन इसे अब आपको याद करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि अब आपको 24 की याद करने की जरूरत है। ये आप 24 के देख सकते हो। अभी आपके जो नए हैं मोदी मंत्रिमंडल 3.0, इसको याद करो। अभी आप वर्तमान में आपके जो है जल शक्ति मंत्री कौन है? अभी अभी आपके हैं जल शक्ति मंत्री CR पाटिल, ये देख सकते हो CR पाटिल अभी वर्तमान में आपके। निम्नलिखित में से महाभाष्य के लेखक कौन है? पतंजलि। वैश्विक खुशहाली सूचकांक 2023 में भारत किस क्रम पर है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स 2023? तो 126वें स्थान पर। बाकी और भी देख सकते हो हमारे पड़ोसी देश, एग्जाम आगे बन सकते हैं। अलारीपू भारतीय निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का एक नृत्य है? तो भरतनाट्यम। इसे हटा देना है, ये इसका नहीं है, ये महाभाष्य वाला इसका है। ये पहले भी मैंने आपको करा चुका था, लेकिन गड़बड़ होगी। इसका है, ठीक है, जो आपको मैं करा रहा हूँ नीचे इसका होगा। ठीक है, ऊपर नीचे हो गया, आप कॉपी करने में ऊपर नीचे हो गया होगा। तो निम्नलिखित में से महाभाष्य के लेखक कौन है? पतंजलि। अब जो एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ मैं, इसका बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा पॉइंट उसके हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा पॉइंट है आपकी पतंजलि वाले। महाभाष्य संस्कृत व्याकरण का रचित एक पुस्तक है। पतंजलि का संरक्षण पुष्य में सूने किया था। ये ऊपर वाला है। ठीक है, क्वेश्चन। पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की थी। कालिदास ने मेघदूत मलय अग्निमित्रम की रचना की थी। मल्लिका अग्निमित्रम की रचना की थी। ये आपका जो है इतना है, ये ऊपर वाले का है, ऊपर वाले क्वेश्चन है। ठीक है, पाणिनि वाला। अब आपका जो है ये भारत के राज्य के 8 शास्त्रीय नृत्य, ये आपका इसका प्रश्न है। ऊपर नीचे हो गया थोड़ा, देख सकते हो आपको। ये भरतनाट्यम तमिलनाडु आपको मैं करा चुका हूँ, इसको याद कर लेना। अब आपका है 23 अक्टूबर का थर्ड शिफ्ट का। ठीक है, चापचार कोट फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? मिजोरम। समानता का अधिकार 14 से 18 में है। 14 में देखो कानून की समानता का समक्ष समानता। 15 धर्म मूल वंश जाति लिंग जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। 16 सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता। 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन। 118 होगा यहाँ पर। 18 का उपाधियों का अंत। अगला है निष्ठा का पूर्ण रूप क्या है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक।
ये आपका जो है स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने 2019-20 में केंद्रीय प्रायोजित समग्र शिक्षा योजना के तहत निष्ठा नामक एक एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से प्रारंभिक स्तर पर सीखने के परिणामों में सुधार किया के लिए एक राष्ट्रीय मिशन शुरू किया गया था। ठीक है, शिक्षा के लिए प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों के बीच दक्षता विकास के लिए मानवकृत प्रशिक्षण मॉडल का पहल था। इंपॉर्टेंट है निष्ठा, शिक्षा से संबंधित है। साइमन कमीशन के विरोध में किस स्वतंत्रता सेनानी ने की मृत्यु हुई थी? तो लाला लाजपत राय की। कब हुई थी? 1928 में। लाठीचार्ज के दौरान इनके गंभीर घायल हो गए थे और इनके बाद में मृत्यु हो गई थी। 1928 को जब साइमन कमीशन लाहौर का दौरा किया तो लाला लाजपत राय ने मौन अहिंसक मार्च के साथ आयोग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया था। साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ था, ये भी आपके एग्जाम बनता है। उसका रीजन था कि अगर इसमें एक भी भारतीय को इसके सदस्य के रूप में शामिल नहीं होने की वजह से इस आयोग का विरोध हुआ था। ठीक है, साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ था? क्योंकि इसमें भारत के एक भी सदस्य नहीं थे। इसमें 7 सदस्य थे, 7 के 7 जो थे, इसमें 7 सदस्य थे और जिसमें कोई भी भारतीय नहीं था, इसलिए जो है साइमन कमीशन का विरोध हुआ था। इसलिए साइमन कमीशन का विरोध होता है। ठीक है, इसमें एक भी भारतीय नहीं था, इसलिए साइमन कमीशन का विरोध होता और इसलिए बाद में भगत सिंह ने इनको मार दिया था। क्योंकि जब आपकी लाठीचार्ज के दौरान लाला लाजपत राय की मृत्यु हो चुकी थी। विलुप्त जानवरों के अध्ययन को क्या कहते हैं? जीवाश्म विज्ञान या प्लेंटोलॉजी। भारत के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यभार कौन संभालेगा? तो मुख्य न्यायाधीश नहीं होगा तो उसको संभालेगा। कार्यवाही मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 126 के तहत की जाती है। मुख्य न्यायाधीश के पद पर रिक्त की अवधि जो भी हो उसे भरा जाना चाहिए। और आर्टिकल 126 के तहत कार्यवाही मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करेगा। और उस वक्त जो आपका मुख्य न्यायाधीश के स्थान पर आपका जो उसके नीचे होगा मुख्य न्यायाधीश, वो उस वक्त कार्यभार संभालेगा या वरिष्ठ न्यायाधीश संभाल सकते हैं। पहला महिला T20 विश्व कप आयोजित कहाँ किया गया? देखो, पहला महिला T20 पूछ रहा, तो महिला जो होता है इंग्लैंड में होता है। इसे भी हटा देना। ठीक है, इसे काट देना, ये सारा ऊपर का नीचे लिख गया है। तो पहला महिला T20 विश्व कप हुआ था 2009 में हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था और इंग्लैंड ही इसे जीता था। इसे आप याद कर लो बस। अखिल भारतीय किसान सभा पार्टी के संस्थापक कौन थे? 1936 में किया गया था और स्वामी सहजानंद सरस्वती जी थे इसके। के कल्याण सुंदरम पिल्ले किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? भरतनाट्यम। इनमें से कौन अकबर के नवरत्न में से एक है? तो अकबर के नवरत्न में आपके एग्जाम पूछा था, ये भी आपके बाय ऑप्शन द्वारा करने थे। आपके ऑप्शन में क्या क्या दिया गया था, तो आपको मैं 9 के 9 के याद करा देता हूँ। राजा बीरबल, मियाँ तानसेन, अबुल फजल, फैजी राजा मान सिंह, राजा टोडरमल मल, मुल्ला दो प्याजा, फ़कीर अजयुद्दीन और अब्दुल रहीम खान का। ये आपके एग्जाम में एक बन चुके हैं। ठीक है, एमटीएस के एग्जाम में 2024 के। इसमें कुछ पूछा गया था कि फसल से संबंधित कौन है? ये फसल का काम किया करते थे, तो इसलिए से आपके जो तानसेन है संगीत का, बीरबल आपके जो है उसके दरबार में, तो अबुल फजल जो था आपके ये आपकी पुस्तक के बारे में लिखा करते थे। जैसे आईन अकबरी किसकी पुस्तक है? अकबर के बारे में लिखा गया है और लिखा किसने था? अबुल फजल ने। वैसे आपका अब्दुल रहीम खान था, ये फसल से संबंधित था, फसल का काम करता है, फसल का। निम्न में से कौन सा पौधा ब्रायोफाइट है? काई है, काई। 2023 के अनुसार 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वाले में सबसे अधिक की बेरोजगारी कहाँ है? लक्षद्वीप में। यहाँ पर पूछा गया था कि किस केंद्र शासित प्रदेश की, तो केंद्र शासित प्रदेश में था आपका लक्षद्वीप। यहाँ पर राज्य को हटा देना। बहमनी सल्तनत की स्थापना निम्न में से किस नेता ने की थी? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने। वह आयामी गरीबी सूचकांक का संचालन कौन करता है? तो ये तो खैर आसान क्वेश्चन है, आपको नीति आयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन? ठीक है, ये आपके क्वेश्चन में आपके बना था, इस टाइप का क्वेश्चन बना था, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं क्वेश्चन क्या बना था, लेकिन कह रहे थे कि आपके सिंधु घाटी से बना कि कौन सा संबंधित नहीं है। तो ये देख लो कि आपको संबंधित कौन कौन से नहीं है। हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, तो सही है सिंधु सभ्यता को। इसमें चौड़े सड़कें और एक अच्छे तरह से विकसित जल निकास है, तो ये भी सही है। यह 2500 ईसा पूर्व के आसपास के विकसित हुई थी, ये भी सही है। लेकिन यह मूल रूप से ग्रामीण सभ्यता नहीं है, शहरी सभ्यता है। ये आपका एग्जाम बना था। तो ठीक है, आपको मैंने सबके सब करा दिया इसमें, ताकि आपके अगर कोई भी इससे क्वेश्चन बने सिंधु घाटी से तो आपका गलत ना हो। अगला है, तो दोस्तों ये थे आपके प्रश्न टोटल जो आपको मैंने करा चुका हूँ। आपको मैंने आज कराए 21, 22, 23 की शिफ्ट के। ठीक है,
जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी आपको मैं 30 सितंबर से लेकर 18 अक्टूबर तक करा चुका हूँ। बाकी आपको जो पीडीएफ मिल जाएगी, पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड कर सकोगे तो आप डाउनलोड कर लेना। आपको मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से कर लेना। अगर नहीं हो पाएगी तो आपको मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, व्हाट्सएप नंबर पर आप जो है मुझे मैसेज कर सकते हो, आपको मैं वहाँ दे दूँगा। तो मिलता अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी लाइक कर ज़रूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलता है आपको अगले एनालिसिस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।